हेलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और क्लास के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड होंगे। सो स्टूडेंट्स, आज हम हाजिर हैं फिर से नई क्लास के साथ। आज हमारे पास है हमारा पार्ट नंबर 9, जिसका नाम है आदिवासी समुदाय, यानी कि ट्राइबल कम्युनिटी। तो आइए परिचय शुरू करते हैं। तो अंग्रेजी कंपनियां जब भारत में आई थी, तब भारतीय समाज के कुछ भागों में असंतोष फैला हुआ था। तभी से ये कंपनियां भारत के व्यापार की स्वामी बन गईं। इनके द्वारा बनाए गए नियमों से भारतीय समाज का प्रत्येक वर्ग प्रभावित हुआ। मुख्यतः आदिवासी समाज। सबसे ज्यादा कौन सा समाज प्रभावित हुआ बच्चों? जो आदिवासी यानी कि ट्राइबल कम्युनिटीज थी, वो बहुत ज्यादा प्रभावित हुई। इस अध्याय में हम यह अध्ययन करेंगे कि अंग्रेजी शासन के आदि दौरान आदिवासी समुदाय कैसा था और उनकी जीवन शैली में क्या परिवर्तन हुए। तो बच्चों, हम इस पार्ट में पढ़ने वाले हैं कि जो उस समय आदिवासी यानी कि ट्राइबल कम्युनिटी थी, वो कैसे रहती थी, उनका जीवन व्यापन कैसे होता था। इस पार्ट में हम अच्छे से जानने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं पार्ट को। जनजातीय समुदाय की जीवन शैली, लाइफस्टाइल ऑफ ट्राइबल कम्युनिटी। कैसा था उनका जीवन शैली बच्चों? रहन सहन जिसको हम बोल सकते हैं। तो देखिए, जनजातियों को आदिवासी कहा जाता है। जो जनजातियां हैं ना, उनको ही आदिवासी कहते हैं हम। ठीक है। आदिवासी वे लोग होते हैं जो जंगलों में रहते हैं। ये मुख्यतः रूप से ओडिशा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, झारखंड, मिजोरम, असम व नागालैंड के जंगलों में रहते हैं। कहाँ कहाँ रहते हैं बच्चों ये ट्राइब्स? जो हमारे इंडिया में मोस्टली ट्राइब्स कहाँ कहाँ देखने को मिलती है? ओडिशा में, मध्य प्रदेश, जो आदिवासी समुदाय के जो ट्राइबल्स होते हैं वो। ठीक है। ओडिशा में, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र, झारखंड, मिजोरम, असम व नागालैंड के जंगलों में रहते हैं। और ये अपनी ट्रेडिशन यानी कि अपने संस्कृति, अपने कल्चर को ही अभी तक फॉलो करते हैं बच्चों। ठीक है। अपनी संस्कृति से बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते हैं। तो बच्चों, उनके घर कच्चे, दीवारें मिट्टी की और छतें घास फूस की होती हैं। जो उनके घरों का स्टाइल होता है बच्चों, स्ट्रक्चर होता है, वो भी उनका ढांचागत एकदम बहुत नेचुरल पुराने तरीके से बना हुआ था। जैसे कि उनकी अभी भी मिट्टी की दीवारें होती हैं और उनकी जो छतें होती है घास फूस की बनी होती, कच्चे घरों में रहते हैं मोस्टली ये। तो वे भेड़ बकरियों व पालतू जानवरों को पालते हैं। वे पूर्ण रूप से जैविक एवं भौतिक स्रोतों पर निर्भर रहते हैं। वे भोजन के लिए शिकार करते हैं। तो बच्चों, उनके जो जानवर क्या क्या है, जैसे भेड़ हो गई, बकरियां हो गई और जो अन्य पालतू जानवर है, उनको वो अपने घरों में पालते हैं एज अ पेट एनिमल। और वो पूर्ण रूप से हर तरीके से जो जैविक है और जो भौतिक स्रोत है, उन्हीं पर वो निर्भर है। अपने जीवन के लिए, जीने के लिए, अपने जीवन यापन के लिए जो भी उनको संसाधन चाहिए होता है बच्चों, वो कहाँ से लेते हैं? वो इन्हीं जैविक स्रोतों से लेते हैं। ठीक है। और अपने खाने के लिए बच्चों वो अभी भी शिकार करते हैं। ठीक है। तो उन्हें क्या बोलते हैं हम बच्चों? ये हमारे जो आदिवासी समुदाय यानी कि जो हमारी जनजाति समुदाय की जीवन शैली है, उसका ये मुख्य भाग है। ठीक है बच्चों, आप यहाँ पर इस चित्र में देख पा रहे हैं, ये बच्चों क्या है? यह एक आदिवासी परिवार का चित्र है, जिसमें कुछ आदिवासी महिलाएं और लड़कियां देखने को आपको मिल रही हैं। ठीक है। और किस तरीके से इनकी वेशभूषा, इस पर भी आप नजर डाल सकते हैं। किस तरीके से ये मनकों की माला पहनते हैं, रंग बिरंगे मन के होते हैं और इनकी इस तरीके से प्रिंटेड क्या होती है? पोशाक होती है। ठीक है बच्चों, आगे देखिए। जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई थी, तब उसका रूप केवल गांवों और कस्बों में ही था। कहां कहां थी जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी? वो कहां कहां सबसे पहले सेटलमेंट किया था उसने? अपना गांवों में और कस्बों में ही। ठीक है। लेकिन आदिवासी समाज का सबसे गरीब भाग थे। जो आदिवासी थे वो क्या थे? समाज का सबसे गरीब भाग थे। ठीक है। जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी बच्चों भारत में, तब क्या था? तो जो उनका उसका रूप केवल कहाँ कहाँ था बच्चों? बच्चों, गांवों में और कस्बों में था। लेकिन जो आदिवासी समाज का सबसे गरीब भाग थे पूरे समाज में, जो आदिवासी ट्राइबल्स कम्युनिटी थी, बाकी अन्य कम्युनिटीज के हिसाब से बहुत ज्यादा गरीब थी। ठीक है। और अपने जीवन के लिए, जीवन यापन के लिए जैविक एवं भौतिक स्रोतों पर ही निर्भर करती थी। आदिवासी जनजाति न केवल अपने चारों ओर के मूल निवासियों से भिन्न थी, बल्कि वे बोली, प्रजाति, सामाजिक
आर्थिक स्थिति और संस्कृति में भी भिन्न थे। केवल और केवल मूल निवासी के रूप से वो आदिवासी भिन्न नहीं थे बाकी अन्य समुदायों से। वह भिन्न थे किसमें? बोली में भी, प्रजाति में भी, ठीक है? सामाजिक और आर्थिक स्थिति जो थी ना वो भी उनकी अन्य समुदायों से बहुत अलग थी, ठीक है? संस्कृति भिन्न थी, कैसे कि वो अपने प्रकृति, वन देवी आदि की पूजा करते हैं और अपने जीवन यापन के संसाधन वो प्रकृति से, जंगलों से ही प्राप्त करते हैं। और पहनने में भी बहुत ही एक कॉमन उनका एक संस्कृति है या एक कॉमन उनकी पहनावा है जिसको वो पहनकर धारण करते हैं और अन्य समुदाय से अपने आप को अलग दिखाते हैं, ठीक है? और उनकी जो आर्थिक यानी कि जो उनकी जो पैसे से रिलेटेड जो स्थिति है वो भी क्या है बाकी समुदायों से कम ही है, मतलब कम अच्छी है। क्योंकि बच्चों ये अभी भी ज़्यादा अगर हम आज की बात करें तो अभी भी बच्चों ये बहुत सारे ऐसी प्रजातियां हैं इनमें आदिवासियों की जो बच्चों अभी भी जंगल और प्राकृतिक संसाधनों, जैविक और भौतिक संसाधनों के स्रोतों पर ही निर्भर करती हैं, ठीक है? आगे देखिए, अधिकतर आदिवासी बाह्य संसार से दूर रहकर अपने रीति रिवाजों, प्रथाओं और विश्वासों से खुश थे। आदिवासी जनजाति छोटी छोटी झोपड़ियों के समूहों में रहते थे और इन्हें अपने समुदाय की अच्छी समझ थी। सामान्यतः प्रत्येक गांव में एक ऐसा स्थान होता था जहां नृत्य और धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता था। प्रत्येक गांव की एक निश्चित सीमा रेखा थी। प्रत्येक गांव के व्यक्ति एक स्थान पर एकत्रित होते थे जहां वे नृत्य व अपने धार्मिक उत्सव मनाते थे। तो बच्चों जो ये आदिवासी समुदाय है, जो ये कम्युनिटी है बच्चों, इसकी कुछ और खासियत है क्या क्या, जैसे कि ये बाहरी जो बाहरी संसार होता है, बाहरी दुनिया की जो लोग हैं, उनके रीति रिवाज है, उनके तौर तरीके उनसे बिल्कुल अलग थलग अपने ही संस्कृति को अपनाए हुए वो रहते थे। उस समय की बात है। और आज भी बच्चों नागालैंड के एरिया में अगर आप जाते हैं तो आप पाएंगे कि बच्चों वहां पर ऐसी बहुत सी प्रजातियां हैं जहां जो अपने बाहरी दुनिया से बिना डिस्टर्ब हुए अपना जीवन यापन करती हैं। वो बिल्कुल नहीं चाहते कि जो बाहरी दुनिया के संसारिक लोग हैं वो उनके जंगलों में, उनके एरिया में आकर के हस्तक्षेप करे। कई कई जगह तो बच्चे ऐसे हैं उस एरिया में कि वे प्रवेश वर्जित हैं, मतलब वहां पर आम जनसंख्या वाले जो बाहरी संसार के जो व्यक्ति हैं बिना सरकारी परमिट के आप अंदर नहीं जा सकते हैं, ठीक है बच्चों? और जो उनके झोपड़ियों में वो समुदाय बनाकर करते थे, ठीक है? और अपनी जो रीति रिवाज है, अपनी प्रथाएं हैं, उनको बहुत अच्छे से फॉलो करते थे, उनके साथ कोई समझौता नहीं करते थे। और वहां पर एक जगह थी जहां पर वो नृत्य करने के लिए, धार्मिक उत्सव मनाने के लिए एकत्रित होते थे। प्रत्येक गांव की अपनी अपनी क्या होती थी, एक सीमा होती थी, ठीक है? जिसके बाहर उनका गांव, जिससे उस सीमा के साथ ही उनका गांव वहां पर तक सीमित यानी कि फिनिश होता था, ठीक है? और वो उस जो एक जगह थी, कॉमन जगह जहां पर वो एकत्रित होकर के धार्मिक जो चीजें हैं वो फॉलो अप करते थे, नृत्य करते थे और उत्सव भी मनाते थे, ठीक है बच्चों? तो प्रत्येक गांव का एक प्रधान होता था। हर गांव में एक मुखिया होता है ना बच्चों, तो वैसे उनके यहाँ पर भी एक गांव का एक प्रधान होता था जो गांव वालों द्वारा चुना जाता था। गांव वाले अत्यंत बुद्धिमान व सक्षम व्यक्ति को अपना प्रधान चुनते थे। जो बहुत ही बुद्धिमान होगा, सक्षम होगा, सबल होगा, बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट, मजबूत होगा, निर्णय लेने के लिए सक्षम होगा, ठीक है? तो उसी को क्या होता था बच्चों, उसी को गांव वाले अपना प्रधान चुनते थे, अपना नेता यानी कि हेड जिसको बोलते हैं वो चुनते थे और वही प्रधान पूरे गांव का नेतृत्व करता था, ठीक है बच्चों? आगे देखिए, आप यहाँ पर देख सकते हैं बच्चों, अन्य चित्र है यहाँ पर एक आदिवासी नृत्य है जो नाचा जा रहा है वहां के लोगों द्वारा। ये मुख्यतः पुरुषों द्वारा परफॉर्म किया जा रहा है यहाँ पर, ठीक है? और ये क्या है, उनकी जो सांस्कृतिक वेशभूषा है जो आदिवासी समुदाय को यहाँ पर बहुत अच्छे से दर्शा रही है, उनके कल्चर को, उनकी संस्कृति को, उनके पहनावे को, उनके रीति रिवाजों को, ठीक है बच्चों? आगे देखिए, आदिवासी स्त्रियां आभूषणों की बहुत शौकीन होती हैं जो हाथ से बने हुए या विदेशी होते हैं। मतलब जो स्त्रियां होती है इस समुदाय की, वह गहनों के लिए, जेवर के लिए और ये पहनावे के लिए बहुत ज्यादा शौकीन होती हैं। जो कुछ जो आभूषण है उनके वो हाथों से बनाती हैं और कुछ आभूषण जो विदेशी होते हैं, विदेशी मतलब मटेरियल से या विदेशी तरीके से बने हुए होते हैं, उनको भी वह पहनती हैं। वे चांदी के बने आभूषणों, लकड़ी के टुकड़ों, मोरपंखी, कांच व तांबे से
तांबे के बने आभूषणों का प्रयोग करती हैं। तो मतलब बच्चों जो उनके आभूषण हैं किस किस मटेरियल से बने हुए होते हैं, जैसे कि चांदी के आभूषण पहनती है, लकड़ी के टुकड़ों के आभूषण पहनते हैं, मोर पंख यानी कि मोर पंख का आभूषण बना करके सर पर पहनना, गले में माला बना करके पहनना, इस तरीके से अपनी टोपी में लगाना, अपने जो कपड़ा बांधते हैं सर पे उस पे लगाना, उस तरीके से मोर पंख का भी प्रयोग करते हैं। कांच व तांबे के बने आभूषण का भी प्रयोग करती हैं वहां की औरतें जो आदिवासी समुदाय से संबंध रखती हैं। ठीक है बच्चों, आदिवासी लोग संगीत व नृत्य के बहुत शौकीन होते हैं। जो आदिवासी जो लोग हैं वो डांस, अपने जो लोक नृत्य है, लोक संगीत है, अपने आप समूहों समूहों में जुड़ करके वह बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं। कोई फेस्टिवल हो, उनका सांस्कृतिक फेस्टिवल, धार्मिक फेस्टिवल, उसमें ये गाना, नाच गाना बहुत सांस्कृतिक तरीके से वह अपने समुदाय के समक्ष पेश करते हैं। ठीक है बच्चों, आदिवासी लोगों का जीवन स्वतंत्र रूप से जंगलों में घूमने का होता है। वह जंगल में ही घूम घूम कर जंगल के जो स्रोत हैं, जंगल के जो वहां पर जंगली जड़ी बूटियां हो गई, जंगली फल हो गए, लकड़ियां हो गई, वनस्पति, औषधियां, उन सब स्रोतों का प्रयोग करके बच्चों अपना जीवन यापन करते हैं और जंगलों में ही मुख्यतः घूमते घूमते हैं। यही इनकी पहचान मानी जाती है। ये जंगल में कृषि करने में सक्षम होते हैं, जंगल में खेती करते हैं बच्चों। आदिवासी पारिवारिक संरचना को विस्तृत रूप से दो भागों में विभक्त किया जा सकता है। जो आदिवासी संरचना उसको हम दो भागों में बांट सकते हैं। कौन कौन से बच्चों? एक देखिए यहाँ पर, पहला क्या है, एक पत्नी का परिवार। तो बच्चों एक पत्नी का परिवार क्या है? दो समाजों में जो बटा है, एक पत्नी का परिवार और बहुपत्नी का परिवार, इन दोनों में हम अंतर जानते हैं। तो पहले देखते हैं हम एक पत्नी का परिवार। इसमें बच्चों खासी व संथाल इत्यादि जनजातियों में एक पति व एक पत्नी का परिवार होता है। एक पति होगा और एक ही पत्नी होगी। किस किस में बच्चों? जो एक खासी है वह संथाल जनजाति है बच्चों, इसमें एक पत्नी और एक पति होने का ही रिवाज है। आगे देखिए बहुपत्नी का परिवार, उसमें क्या होता है? जो बहुपत्नी का परिवार होता है ना बच्चों, यह एक पति और एक से अधिक पत्नियों का परिवार होता है। पति तो एक होगा इसमें बच्चों, लेकिन इनकी जो पत्नियां होंगी वो एक से अधिक हो सकती है, दो भी हो सकती है, तीन भी हो सकती हैं। ठीक है बच्चों, और ऐसे परिवार नागा, गोंड, बेगा इत्यादि जनजातियों में होते हैं। कौन कौन सी जनजातियों में इस तरीके से बहुपत्नी प्रथा पाई जाती है बच्चों? तो ये पाई जाती है नागा में, गोंड में और बेगा इत्यादि जो जनजातियों के प्रकार हैं, अन्य समूह जनजातियों के, आदिवासियों के, तो उसमें बच्चों ये बहुपत्नी प्रथा पाई जाती है। ठीक है, आगे देखते हैं सोसाइटी यानी कि हमारा समाज। तो आदिवासी समाज ब्राह्मणों द्वारा बनाए गए नियमों को नहीं मानता था। जो ब्राह्मण, हमारा जो चार वर्गों में हमारा जो समाज बटा हुआ था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, उनसे यह बिल्कुल अनजान था, उनके बनाए हुए नियमों को बिल्कुल फॉलो नहीं करता था। प्रत्येक आदिवासी समुदाय समाज के अपने अपने रीति रिवाज और संस्कृति होती थी। हर आदिवासी समुदाय का क्या होगा बच्चों? अपनी अपनी अलग अलग संस्कृति, अपने अपने रीति रिवाज होंगे। ठीक है, वे अपने द्वारा बनाए गए नियमों को मानते थे। वो जो नियम खुद बनाते थे बच्चों, उन्हीं को फॉलो करते थे, उन्हीं को कानून मानते थे। कोई अन्य इनके बीच हस्तक्षेप नहीं करता था। सभी आदिवासियों की अपनी अपनी जमीनें थी। हर आदिवासी की क्या थी बच्चों? अपनी अपनी अलग अलग जमीनें थी। वो खुद के ही राजा थे, खुद के बनाए हुए नियम कानूनों को फॉलो करते थे, उनको लागू करते थे और उन्हीं पर अपने जीवन यापन, उन्हीं कानूनों के आधार पर, उन्हीं नियमों के आधार पर अपना जीवन यापन करते थे। ठीक है बच्चों, आगे देखिए, आप जो आदिवासी समुदाय था उनकी आय के बारे में जानते हैं। तो आय यानी कि इनकम। तो अधिकतर जनजाति समुदाय अपने क्षेत्र के प्राकृतिक संसाधनों पर पूर्ण रूप से निर्भर था। कुछ आदिवासी स्थायी आवासों में रहते थे, जबकि कुछ घुमक्कड़ जीवन व्यतीत करते थे। आदिवासी स्वयं को भिन्न प्रक्रियाओं में व्यस्त रखते थे। अधिकतर आदिवासी लोगों की आर्थिक आय का मुख्य साधन उनके स्वयं द्वारा बनाया गया सामान था। आगे इसको समझ पाते हैं बच्चों हम ये कि जो जनजाति थी यानी कि जो आदिवासी समुदाय था, उसमें जो प्राकृतिक संसाधन है मुख्यतः उन्हीं पर वह निर्भर रहते थे। क्या करते थे बच्चों? कुछ आदिवासी थे जो उनके परमानेंट हाउस यानी कि स्थायी घरों में रहते थे, जो कि पक्के भी और कच्चे भी होते थे,
और कुछ थे क्या बच्चों जो घुमक्कड़ जीवन व्यतीत करते थे, कुछ दिन यहाँ भी व्यतीत किया, यहाँ के संसाधनों का प्रयोग किया, अपना जीवन यापन किया और फिर उठ करके जब संसाधन कम हो गए दूसरी जगह पर चले गए, फिर वहां के स्रोतों का इस्तेमाल किया, कुछ दिन वहां बिताए, फिर वहां से भी दूसरी जगह स्थापित हो गए। तो इस तरीके से बच्चों स्थानांतरण करते हुए, माइग्रेट होते हुए बच्चों ने घुमक्कड़ जीवन व्यतीत करते थे वो, ठीक है, हम ये जान पाते हैं। ठीक है बच्चों, और जो स्वयं को विभिन्न प्रक्रियाओं में व्यस्त रखते थे, अलग अलग काम करते थे, पूरे साल भर वह काम में व्यस्त ही रखते थे अपने आप को। अधिकतर आदिवासी लोग क्या करते थे, अपने हाथ से बनी हुई चीजों का ही प्रयोग करते थे और उनको बना बना करके बेचते थे, वो उनकी आय का भी एक मुख्य स्रोत बन जाता था। ठीक है बच्चों, अपने हाथों से सामान बनाते थे वो, कुछ कुछ जैसे टोकरियां हो गई, पंखे हो गए, कुर्सियां हो गई और मतलब मिट्टी के बर्तन हो गए या कैसे भी चीजें हो गई, वो शॉल्स बुनना भी हो गई, तो ये सब कुछ अपने हाथों से बना करके बच्चों वह उनको बेच करके अपनी आय कमाते थे। ठीक है, आगे देखिए झूम खेती, जिसको हम बच्चों झूम कल्टीवेशन कहते हैं। आइए समझते हैं, कुछ समुदायों द्वारा झूम खेती की जाती थी। कुछ ऐसे आदिवासी समुदाय थे जो झूम खेती करते थे। क्या है झूम खेती बच्चों? घुमंतु खेती को ही झूम खेती कहते हैं। जैसे कि मैंने अभी 2 मिनट पहले बताया बच्चों आपको कि जो घुमंतु खेती जो एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं और रहते हैं, फिर वहां के संसाधनों का प्रयोग करते हैं, कुछ दिन जीवन व्यतीत करने के बाद फिर वहां से हट करके फिर दूसरी जगह पे जाते हैं, तो उनको क्या बोलते हैं बच्चों? घुमंतु लोग बोलते हैं। ठीक है, और घुमंतु इन जो वहां पर रह करके जो खेती की जाती है उस खेती को ही घुमंतु खेती कहा जाता है। उम्मीद करती हूँ बच्चों आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, ऐसी खेती अधिकतर जंगलों में छोटे छोटे भूखंडों पर की जाती थी। जमीन तक धूप पहुंचाने के लिए लोग पेड़ों को के ऊपरी भाग को काट दिया करते थे तथा जमीन पर उगी घास फूस को जलाकर साफ कर देते थे। ठीक है बच्चों, तो देखिए क्या है कि जैसे जो घने घने जंगल हैं, घने घने जंगलों के जो पेड़ हैं उनके ऊपरी भाग को काटते ताकि जो सूरज की रोशनी है वह जमीन तक आ पहुंचे, और जो जमीन पर जो छोटे मोटे पेड़ पौधे उगे हुए थे उनको साफ कर देते थे, जिससे कि खेती के लिए उनको जमीन मिल पाए। और उसके बाद बच्चों वो इस जमीन पर खेती करते थे और फसल उगाते थे, और इसी प्रकार की फसल को घुमंतु खेती या फिर झूम खेती कहते हैं। फिर वे घास फूस के जलने से बनी राख को खाली जमीन पर फैला दिया करते थे। इस राख में पोटाश होने के कारण मिट्टी उपजाऊ हो जाती थी। वे पेड़ों को काटने के लिए कुल्हाड़ी का प्रयोग करते थे तथा कुदाली की सहायता से जमीन की ऊपरी परत को खुरच दिया करते थे। वे केवल बीजों की को खेती में बिखेर देते थे, खेतों को जोतते तथा बीजों को रोपने का कार्य नहीं करते थे। एक बार फसल तैयार हो जाने के बाद उसे काट कर दूसरे स्थान पर निकल पड़ते थे। ये बच्चों झूम खेती की बहुत बड़ी विशेषता है कि बच्चों क्या होता था कि जब उन्होंने जो जमीन थी, जमीन में छोटे मोटे पेड़ पौधे उगे हुए, उनमें आग लगा दी, उनको जला दिया, और जो राख थी वो दूसरी जगह जमीन पर लगी, क्योंकि उसमें क्या होती थी, बहुत भारी मात्रा में उस राख में पोटाश होती है जो कि जमीन की उर्वरकता को बढ़ाने में बहुत सहायक होती है। तो इसीलिए बच्चों वो जाकर के दूसरी जगह पर उनको फैला देते थे। और उसके बाद क्या होता था बच्चों कि वो जो जमीन साफ की है उस पर उन्होंने खेती किया। जब एक और खेती कैसे करते थे बच्चों? वो रोपने का कार्य बिल्कुल नहीं करते थे, और जो एक रैंडमली क्या करते थे, वो बीज लेते थे, ऐसे 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 बीजों को केवल बिखेर देते थे। वो रोपने वगैरह का काम बिल्कुल नहीं करते थे। और जब एक बार फसल उनकी तैयार होती थी, कटने को तैयार होती थी, फसल काटने के बाद वहां से वो चल पड़ते थे दूसरी जगह। फिर दूसरी जगह जाकर के बच्चों क्या करते थे, वहां पर फिर से ऐसा ही करते थे, खेती करते थे। ठीक है बच्चों, ये थी हमारी झूम खेती। वह स्थान जहां से उन्होंने फसल काटी थी उसे कई वर्षों तक परती छोड़ देते थे। घुमंतु किसान मुख्यतः पूर्वोत्तर और मध्य भारत की पर्वतीय जंगली पट्टियों में निवास करते थे। अब जैसे कि उन्होंने फसल उनकी तैयार हो गई बच्चों, उन्होंने फसल को काट दिया, अब वो दूसरी जगह चले गए। ठीक है, लेकिन जो वहां फसल उगाई उसको कुछ सालों तक ऐसे ही छोड़ देते थे ताकि जो मिट्टी की गुणवत्ता है वो वापस उसमें बरकरार है और बढ़ जाए। ठीक है, और दूसरी जगह पर जाकर के वह फिर से वही खेती करते थे। ठीक है, अब जो जनजातियां हैं, जो ये झूम खेती है, मुख्यतः कहाँ कहाँ होती थी बच्चों? तो पूर्वोत्तर और मध्य भारत की पर्वतीय जो जंगली पट्टियां हैं ना, वहां पर होती थी। ठीक है, और वहीं पर ये निवास भी करते थे। ये आदिवासी जंगलों में बिना किसी पाबंदी के घूमते थे, जंगल इनका घर माना जाता था। ठीक है, तथा फसल उगाने हेतु जमीन तथा जंगलों का प्रयोग करते थे।
वे सिर्फ इसी प्रकार से घुमंतु खेती कर सकते थे। जो जंगल थी, जो प्राकृतिक वन संपदा थी, वह उनके अधिकार क्षेत्र में आते थे। उनका वे प्रयोग करते थे, जंगलों में खुला घूमते थे, कोई नियंत्रण नहीं था, स्वतंत्र थे वो बिल्कुल। ठीक है। और अब तो बच्चों प्रेजेंट सिनेरियो में आप देख रहे होंगे बहुत सारे जंगलों में रोक लगी, शिकार नहीं खेल सकते, वहां पर वन नहीं काट सकते, इस तरीके की रोक टोक हो गई। लेकिन उस समय पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। ठीक है, बहुत स्वतंत्र थे वो। यहाँ पर आप देख सकते हैं बच्चों, यह क्या है, एक झूम खेती की चित्र है। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर एक ऐसे एक पहाड़ी क्षेत्र में ये जो आदिवासी समुदाय है झूम खेती कर रहे हैं, और यहाँ की फसल काटने के बाद इसे कुछ वर्षों तक ऐसे ही छोड़ दे करके चले जाएंगे। आगे देखिए, शिकारी और संग्राहक, हंटर्स एंड गैदर्स। तो जो हंटर्स और गैदर्स है उनके बारे में हम जानते हैं बच्चों की ऐसे बहुत से क्षेत्र थे जहां आदिवासी समूह पशुओं का शिकार करके एवं वन्य उत्पादों को एकत्र करके अपनी आजीविका कमाते थे। वे अपने जीवन के लिए जंगलों को बहुत महत्व देते थे। जो आदिवासी लोग थे ना बच्चों, ऐसे बहुत से क्षेत्र थे जहां आदिवासी समूह जो है उनका जो ग्रुप है वो पशुओं का, जानवरों का शिकार करते थे, और जो दूसरे अन्य उत्पाद है उनको एकत्रित करते थे, अपनी जीविका कमाते थे उनसे, उनको बाजार में बेच करके आपसी लेन देन से उनको अपने जीवन यापन के लिए धन या अर्निंग्स मिलती थी। ठीक है। और अपने जीवन के लिए बच्चों किसको, जंगलों को बहुत महत्व देते थे। उनके लिए जो जंगल है वो ग्रीन गोल्ड यानी कि हरा सोना होते थे। खोंड समुदाय ऐसा ही एक समुदाय था जो उड़ीसा के जंगलों में रहता था। जो खोंड समुदाय है वो उड़ीसा के जंगलों में रहने वाला एक आदिवासी समुदाय है। ये लोग समूह बनाकर शिकार पर जाते थे तथा जो उन्हें मिलता था उसे आपस में बांट लिया करते थे। अब जो भी उन्हें मिलता था आपस में करते थे, उसको शिकार किया, जो भी उन्होंने उगाया, जो भी पाया जंगलों से, उसको आपस में बांट लेते थे। उन्हें जंगलों से जो फल जड़ आदि प्राप्त होते उससे उनसे अपना पेट भर लेते थे। वे साल और महुआ के बीजों के तेल का प्रयोग खाना पकाने के लिए करते थे। अब कौन कौन से बीजों का प्रयोग करते थे बच्चों खाना पकाने में? वे महुआ के बीज हो गए और जो साल है उनके बीज हो गए, उनका प्रयोग करते थे बच्चों खाना पकाने के लिए। जो फल हो गए, जड़ हो गए, और जो अन्य उत्पाद मिलते थे उन्हें जंगलों से, उसी से अपना पेट भरते थे, उन्हीं को खा करके अपना जीवन यापन करते थे। बीमारियों के इलाज हेतु विभिन्न प्रकार की जंगली औषधियों का प्रयोग किया करते थे। जंगलों में बच्चों बहुत प्रकार की औषधियां मिलती थी। जब भी इनकी तबीयत खराब होती थी या स्वास्थ्य बिगड़ता तो उन्हीं औषधियों का इस्तेमाल करके अपने आप अपना ये लोग उपचार करते थे। और जंगलों से एकत्र की हुई चीजों को स्थानीय बाजारों में बेच दिया करते थे। जो जंगलों से उनको उत्पाद मिलता था, जो वनस्पति हो गई, फल हो गए, जड़ हो गई, बूटियां हो गई या अन्य उत्पाद हो गए बच्चों, लकड़ी हो गई, वह सब कहाँ, जो स्थानीय बाजार होते थे जंगलों से ला करके उनको वहां पर वे बेच देते थे। ठीक है। कपड़े और चमड़े की रंगाई के लिए स्थानीय बुनकरों और चमड़ा कारीगरों को जब भी कुसुम और पलाश के फूलों की आवश्यकता होती थी तो वे खोंड समुदाय के लोगों के पास ही जाते थे। तो बच्चों क्या है यहाँ पर कि जो कपड़े और चमड़े की जो रंगाई होती है इसमें कलरिंग का काम होता है, उनके लिए जब स्थानीय बुनकरों को और जो चमड़ा कारीगर है उन दोनों को जब कुसुम के और पलाश के फूलों की जरूरत होती है ताकि वो रंगाई, क्योंकि जो कुसुम है और पलाश के फूल है बच्चों वो रंग देने में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, उनसे भारी मात्रा में रंग मिल सकता है जो प्राकृतिक कलर होता है। तो बच्चों जब भी उन्हें कुसुम और पलाश के फूलों की आवश्यकता होती थी रंगाई के लिए तो वो खोंड समुदाय के पास ही जाते थे, वहीं से उनको ये फूल मिलते थे। आगे देखिए, ये समुदाय चावल और अन्य अनाज कहाँ से प्राप्त करते थे? कहाँ से प्राप्त करते थे आइए जानते हैं। ठीक है। कई बार ये लोग चीजों की अदला बदली करके अपना काम चला लेते थे। मतलब उन्होंने क्या किया, अदला बदली का मतलब है बच्चों, कुछ गेहूं दिए उसके बदले में आटा मिल गया, उसके बदले में चावल मिल गया, सब्जी मिल गई, तेल मिल गया, दाल मिल गई। इस तरीके से वस्तु के बदले वस्तु यानी कि वस्तु विनिमय इसका प्रयोग करते थे। ठीक है। यानी कि एक वस्तु दी उसके बदले में दूसरी वस्तु ले ली। ठीक है। अपने कीमती वन उत्पादों के बदले आवश्यकता की चीजें ले लेते थे।
कोई उन्होंने वन उत्पाद दिया और उसके बदले में आवश्यकता की चीजें उन्हें मिल जाती थी। तो ये भी क्या था बच्चों, एक अलग प्रकार का व्यापार था। ठीक है, वस्तु विनिमय जिसको कहते हैं। सो कई बार उन्हें अपनी थोड़ी सी कमाई से ही आवश्यकता की चीजों को खरीदना पड़ता था। कभी कभी क्या होता था बच्चों, उनको कुछ कुछ कम उत्पाद मिलते थे, उनकी कमाई थोड़ी होती थी, उसी से उनको अपने आवश्यकताओं की वस्तुएं चीजें खरीदनी पड़ती थी। उनमें से कुछ लोग ऐसे भी थे जो आसपास के गांवों में नौकरी किया करते थे। कुछ लोग थे जो जंगली चीजों पर निर्भर थे, और कुछ लोग बच्चों आसपास के गांवों में जाकर के नौकरी भी करते थे। इन्हें बोझा ढोने या सड़क निर्माण कार्यों में आदि में क्या नौकरियां मिल जाती थी। कुछ आदिवासी खेतों में मजदूरी भी करते थे। जैसे कि अब दूसरे गांव में, जैसे दूसरा गांव थोड़ा बड़ा है, डेवलप्ड है, तो वहां क्या बच्चों, जैसे कि उन्होंने सड़क बनाने का निर्माण कार्य हो रहा है, उसमें काम मिल गई, बोझा ढोना है उसमें काम मिल गया, तो इस तरीके से दूसरे गाँव में जाकर के वह काम करते थे। और जो कुछ आदिवासी जो खेतों में भी मजदूरों का काम भी करते थे, कुछ आदिवासी लोग अन्य समुदायों के। ठीक है, अब वन उत्पाद कम होने की स्थिति में आदिवासियों को मजदूरी से के लिए ज्यादा भटकना पड़ता था। जैसे कभी कभी वन उत्पाद नहीं मिला, बाढ़ आ गई, या कुछ भी हो गया, ऐसी आपदा आ गई, या फिर नहीं मिल पाया कुछ भी, तो उन्हें क्या करना पड़ता था बच्चों, मजदूरी के लिए, यानी कि दूसरे खेतों में काम करने के लिए बहुत दर दर भटकना पड़ता था, ताकि उन्हें कुछ मनी मिल जाए, कुछ पैसा मिल जाए, से अपना जीवन यापन, अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर सके। ठीक है बच्चों, परंतु उनमें से काफी सारे समुदाय, जैसे कि कौन थे बच्चों, मध्य भारत के बैगा, दूसरों के लिए काम करने में संकोच करते थे। वे दूसरों के लिए काम नहीं करना चाहते थे। कौन सा समुदाय बच्चों, जो मध्य भारत का बैगा समुदाय है, बैगा आदिवासी समुदाय है, वह है। ठीक है, बैगा मानते थे कि वे जंगल की संतान हैं, जंगल जंगल को अपने माता पिता मानते थे बैगा समुदाय के लोग। ठीक है, और सिर्फ जंगल की उपज पर ही जीवित रह सकते थे। ठीक है बच्चों, मजदूरी करने में बैगा अपना अपमान समझते थे। उन्हें लगता था कि उनकी इज्जत कम हो गई है, उन्हें अपमान का सामना करना पड़ रहा है। अगर वह किसी के अंडर जाकर के मजदूरी करेंगे या काम करेंगे, तो वह अपने आप को बच्चों अपमानित समझते थे। ठीक है, आप यहाँ पर इस चित्र में देख पा रहे होंगे बच्चों, ये चित्र है डोगरी या कंध कबीले की जो महिलाएं हैं, पंडानों की पत्तियां एकत्र करके ला रही हैं। और क्या करेंगी उनसे बच्चों, इन पत्तियों का प्रयोग पत्तल बनाने में किया जाता है। आप देख रहे हो बच्चों किस तरीके से ये जो कौन सा पेड़ है बच्चों, ये पंडानों का पेड़ है, इसकी पत्तियां तोड़ रही हैं, और जिससे हम ये क्या करेंगे बच्चों, पत्तल बनाएंगे। और पत्तल क्या होता है बच्चों, उसमें पत्तल को हम अपने भोजन में यूज करते हैं, अपने खाना उस पर डाल करके थाली का प्रयोग करते हैं। मतलब जो पत्तल है वो थाली का काम करते हैं, इसमें डाल करके हम खाना खाते हैं। आप इस चित्र में देख पा रहे होंगे आदिवासी महिलाओं के कुछ अन्य काम है, जो कि बच्चों इट्सल्फ जंगल पर ही निर्भर है। आसपास पैदा न होने वाली चीजों के को प्राप्त करने के लिए आदिवासियों को बाहर से खरीदारी भी करनी पड़ती थी। जो चीजें उन्हें जंगलों में नहीं मिलती थी, या जिनका उत्पादन वे नहीं कर पाते थे, उन्हें वे बाहरी बाजारों से प्राप्त करते थे, उन्हें खरीदारी करनी पड़ती थी उनके लिए। इस कारण कई बार वे व्यापारियों और महाजनों पर भी निर्भर हो जाते थे। जो व्यापारी कौन है बच्चों, जो बिजनेस करते हैं, ठीक है, लेन देन करते हैं, व्यापार करते हैं। और जो महाजन है, यानी कि जो उधार देते हैं, या जो कुछ कुछ भी चीजें दे करके उन पर कर चढ़ाते हैं, और बाद में उनसे दुगना चौगुना वसूल करते हैं, तो उन पर भी वे बच्चों निर्भर होते थे अपनी जरूरतों की चीजों के लिए। व्यापारी चीजें लाकर उन्हें भारी कीमत पर बेचते थे। सूदखोर महाजन आदिवासियों को कर्ज बहुत अधिक ब्याज पर देते थे। इस प्रकार बाजार और वाणिज्य ने आदिवासियों को कर्ज और गरीबी के साथ जीवन बिताने पर मजबूर कर दिया। क्योंकि बच्चों जब उनके पास जो चीजें नहीं है उनको खरीदने के लिए वह साहूकार, सूदखोर जो साहूकार है, भारी भारी ब्याजों पर उनको कर देते थे, और वो कर कभी खत्म ही नहीं होता था, क्योंकि उनका ब्याज ही बढ़ता रहता था, वो मूलधन कभी चुका ही नहीं पाते थे। और जो व्यापारी थे सस्ते दामों पर चीजें लाते थे और उनको बहुत महंगे दामों पर बेचते थे, जिससे क्या होता था, उनको बहुत पैसे की हानि होती थी। इस प्रकार बच्चों क्या होगा, बच्चों उनको गरीबी का जीवन बिताने पर वे आदिवासी लोग मजबूर हो गए। इसीलिए वे महाजनों और व्यापारियों को बाहरी शैतान तथा अपनी सभी परेशानियों का कारण समझने लगे। जैसे जैसे उनका यह प्रेशर बढ़ता गया, उनकी ये मजबूरी का फायदा साहूकार जो हो गए और व्यापारी हो गए उठाते गए, उसी तरीके से जो आदिवासी लोग हैं उनके अंदर व्यापारी
और महाजनों के प्रति रोष पैदा होना शुरू हो गए। गुस्से से भर गया उनका मन और वे व्यापारियों को और महाजनों को बाहरी शैतान और अपनी सभी मुसीबतों की जड़ बताने लगी। ठीक है, आगे देखिए पशुपालन यानी कि एनिमल हस्बेंड्री। उसमें क्या है, ऐसे बहुत से आदिवासी समूह थे जो जानवर पालकर अपनी आजीविका चलाते थे, मतलब अपनी रोजी रोटी कमाते थे जानवरों को पाल करके। उनके लिए पशु कहते थे, पशु धन कहलाते थे। दूध बेच करके, मांस बेच करके वे अपना क्या जीवन यापन करते थे। वे चरवाहे थे जो मौसम के अनुसार मवेशियों या भेड़ों के रेवड़ लेकर इधर उधर घूमते रहते थे। एक स्थान पर घास खत्म हो जाने पर ये दूसरे क्षेत्र में चले जाते थे। अब क्या था बच्चों, जो दूसरे जो चरवाहे समुदाय थे, जो अपने गाय बैलों पर और भेड़ बकरियों पर निर्भर होते थे और मवेशियों को या भेड़ों को केवल को रेवड़, जो रेवड़ है बच्चों, रेवड़ झुंड को बोलते हैं, जो भेड़ का झुंड है, मवेशियों का झुंड है, इधर उधर लेकर के उन्हें वह घूमते थे। एक स्थान पर जब घास खत्म हो जाती थी तो अपने मवेशियों को लेकर के वे दूसरी जगह पर जाते थे और दूसरी जगह पर जाकर के फिर से मवेशियों को अपने घास चराते थे, घास के बड़े बड़े मैदानों के पास। अब आंध्र प्रदेश के लबाडिया और पंजाब के पहाड़ों में रहने वाले वन गुज्जर आदि समुदाय गाय भैंस के झुंड पालते थे। आप देख सकते हैं बच्चों, जो आंध्र प्रदेश में कौन सी जनजाति थी बच्चों, लबाडिया थी, और पंजाब के पहाड़ों में रहने वाले वन गुज्जर, ये कुछ ऐसी प्रजातियां हैं जिन आदि समुदाय, ऐसी प्रजातियां समुदाय जिसको हम बोल सकते हैं गाय भैंस के बड़े बड़े झुंड पालते थे, और वही उनके लिए क्या थे बच्चों, पशुधन थे। ठीक है, कुल्लू के गद्दी समुदाय के जो लोग थे बच्चों, गडरिये थे तथा कश्मीर के बक्करवाल बकरियां पालते थे। कुल्लू के गद्दी समुदाय क्या थे बच्चों, गडरिये थे, और कश्मीर के बक्करवाल बकरियां पालते थे। गडरिये यानी कि भेड़ पालते थे जो लोग, उन्हें गडरिये कहते हैं। ठीक है, और जो बक्करवाल थे वो क्या करते थे बच्चों, बकरियां पालते थे। ठीक है, तो बच्चों आप इस चित्र में आगे देखेंगे, पहले हम पढ़ लेते हैं आगे, फिर अब मैप को भी डिस्कस करते हैं। देखिए, एक जगह खेती, सेटल्ड कल्टीवेशन। जो सेटल्ड कल्टीवेशन है उसका मतलब होता है एक ही जगह पर रह करके स्थायी रूप से वही खेती की जाए, घुमक्कड़ या झूम खेती नहीं। तो बच्चों 19वीं शताब्दी से पूर्व ही काफी सारे जनजातीय कबीले एक स्थान पर रहकर खेती करने लगे थे। अब कब बच्चों, 19वीं शताब्दी जब हुई उससे पूर्व ही जो बहुत सारे जनजातीय कबीले थे यानी कि आदिवासी समूह के जो लोग थे वो क्या करने लगे बच्चों, एक जगह रह करके सेटल होकर के खेती करने लगे। वे बार बार स्थान ना बदलकर साल दर साल एक स्थान पर खेती करते थे। ठीक है, खेती के लिए हलों का प्रयोग करने लगे थे तथा धीरे धीरे उन्हें जमीनों पर अधिकार भी मिलते जा रहे थे। जिस जमीन पर वह खेती करते थे सालों साल, वो जमीन उनकी हो जाती थी, उन जमीन पर बच्चों उनको अधिकार मिल जाता था। काफी सारे समुदायों में छोटा नागपुर के मुंडाओं की भांति जमीन पूरे कबीले की संपत्ति होती थी। अब क्या था बच्चों, जो काफी सारे जो समुदाय थे, समुदाय में छोटा नागपुर के जो मुंडा लोग थे, एक समुदाय था आदिवासियों का, उनके तरह ही उनकी भांति जमीन पूरे कबीले की संपत्ति होती थी, किसी एक व्यक्ति की ना होकर के जो सामुदायिक जमीन थी पूरे कबीले का उस पर हक होता था। कुल के सभी सदस्य उन मूल निवासियों के वंशज माने जाते थे, जो वहां के मूल निवासी वहां के रहने वाले हैं उन्हीं के वंशज माने जाते थे। जिन्होंने सबसे पहले आकर जमीन साफ की थी, जिन्होंने सबसे पहले जमीन साफ की थी उन्हीं के वंशज वह माने जाते थे। इसीलिए जमीन पर सभी का समान अधिकार होता था। फिर भी बहुत बार ऐसा होता था कि कुल के कुछ लोग दूसरों से अधिक शक्तिशाली हो जाते थे। लेकिन कभी कभी ऐसा हो ही जाता है बच्चों कि जो कुल के एक ही समुदाय के लोग, उनमें से कुछ लोग ज्यादा धनवान हो जाते हैं, शक्तिशाली हो जाते हैं। ठीक है, कुछ मुखिया बन जाते हैं अपनी शक्ति का प्रयोग करके, तथा शेष उनके अनुयायी होते हैं जिनका वह भरण पोषण करते हैं। जो शक्तिशाली होते थे वे साधारणतः स्वयं खेती नहीं करते थे, बल्कि अपनी जमीन बटाई पर दे देते थे।
बटाई पर देना यानी कि बच्चों अपनी खेती को मजदूरों को देना, वो उस पर खेती करेगा, अनाज उगाएगा और उसमें आधा अनाज आपको देगा क्योंकि आपकी जमीन है, और आधा अनाज वह स्वयं रखेगा क्योंकि उसने उस पे खेती करके अनाज को उगाया है। तो इसको बोलते हैं बच्चों बटाई करना। खेती का जो बटाई स्वरूप है वो इस तरीके का होता है। ब्रिटिश अफसर गोंड और संथाल जैसे एक स्थान पर ठहर कर रहने वाले आदिवासी समूहों को शिकारी संग्राहक या घुमंतु खेती करने वालों की अपेक्षा अधिक सभ्य समझते थे। ठीक है बच्चों, आप यहाँ पर समझ पा रहे होंगे कि जो ब्रिटिश अफसर जो लोग थे वो लोग गोंड को, संथाल को एक स्थान पर रह करके, ठहर करके जो आदिवासी समूह शिकारी संग्राहक या घुमंतु खेती करने वालों की अपेक्षा अधिक सभी, अधिक डेवलप्ड, जिसको बोल सकते, अधिक समझदार बोल सकते हैं, अधिक शक्तिशाली हो सकते हैं, वो मानते थे गोंड और संथाल को कि वो जो घुमक्कड़ लोग होते, घुमक्कड़ आदिवासी होते, उनसे गोंड और संथाल लोग जो एक स्थान पर स्थित होकर के एकदम रहते हैं, खेती करते हैं, वह ज्यादा ताकतवर है। ठीक है बच्चों, जंगल में रहने वाले लोग जंगली और बर्बर समझे जाते थे, क्योंकि बोलते हैं ना बच्चों आपस में हम कि कैसे जंगली इंसान है, तो वो इसीलिए बोलते हैं कि जो जंगल में लोग रहते हैं वो ज्यादा सभ्य नहीं होते, उनके अंदर जानवरों वाली प्रवृत्तियां देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो अंग्रेजों का मानना था कि वे कि उन्हें स्थायी रूप से एक स्थान पर बसाना और सभ्य बनाना आवश्यक होगा। मतलब कि अगर वो एक स्थान पर बंद करके रहते हैं, उसी जो संसाधनों का प्रयोग करते हैं, अपने जो स्थायी घर बनाते हैं और अपने जीवन यापन यानी कि आजीविका का डेवलपमेंट करते हैं, तो बच्चों क्या है वो और ज्यादा सभ्य बनेंगे। घुमंतु लोग मुख्यतः क्या सभ्य नहीं माने जाते थे। तो आइए इस नक्शे को भी देख लेते हैं बच्चों। जो ये नक्शा, इसमें भारत के कुछ आदिवासी समुदाय के कुछ क्षेत्र हैं जहां पर वो मुख्यतः पाए जाते थे, उनका डिस्क्रिप्शन है। तो आइए जानते हैं कौन कौन क्षेत्र हैं। तो बच्चों जैसे कि जो गड्डी, यहाँ पर वन गुज्जर लोग जो जनजाति है वो रहती थी। ठीक है, और भोटिया इस क्षेत्र में पाए जाते थे। सहरिया जो राजस्थान क्षेत्र में आते थे, सहरिया हो गया, भील हो गया, और वान गुज्जर, राठवा, ये कहाँ की प्रजाति है बच्चों, ये गुजरात में पाई जाती थी। बंजारा हो गए इस क्षेत्र में, कोया, बंजारा, गोंड यहाँ पर पाए जाते थे बच्चों, और बाला इरूलर यहाँ पर साउथ क्षेत्र में पाए जाते थे। इसके अलावा जो संथाल, मुंडा और राव यहाँ मिलते थे, और बोगस, बंजारा, गोंड इस तरफ मिलते थे। संथाल बच्चों यहाँ भी पाए जाते थे। इसके अलावा बच्चों परावा, बोंड, कंडा, कोमा, सरोवा, खोंड ये इस क्षेत्र में पाए जाते थे। ये जनजातियां इस क्षेत्र में मिलती थी। इसके अलावा जो खासी, नागा और ये रियांग है, पटनी है और निशी, ये क्या है बच्चों, ये कुछ नॉर्थ ईस्ट की कुछ प्रजातियां हैं जो आज भी रिस्ट्रिक्टेड अपने क्षेत्र को रखती हैं, बाहरी संसार से अभी भी ज्यादा मतलब नहीं रखती हैं। ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों, तो ये थी हमारी कुछ ऐसी जनजातियां जो पूरे भारत में फैली हुई थी, जो क्या क्या है करती थी बच्चों, जो अपने जीवन यापन के लिए जंगलों का और प्राकृतिक संसाधनों का ही प्रयोग करती थी। ठीक है, आगे देखते हैं। अदर यानी कि अन्य, अन्य क्या है, कुछ कुछ लोग अपने आसपास के गांवों में नौकरी करते थे, जैसे कि मैंने बताया सड़क बनाने का काम, भवन निर्माण का काम हो गया, मजदूरी का काम हो गया, बोझ ढोने का काम हो गया, ये आसपास के गांव में जाकर के वो अपने करते थे और जीवन यापन करते थे, जीविका कमाते थे। कोई बोझा ढोता था, तो कोई सड़क निर्माण कार्यों में नौकरी करता था। कई आदिवासी खेतीहर श्रमिक थे, यानी कि दूसरों की खेतीहर जो खेती की जमीन है वहां पर मजदूरी करते थे, बटाई की खेती में काम करते थे। ठीक है, जब वनों का उत्पाद कम हो जाता था तो आदिवासी अपने आसपास के क्षेत्रों में रोजगार की तलाश में घूमते थे। मतलब रोजगार के लिए एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह ऐसे घूमते रहते थे, घुमंतु के जैसे। क्योंकि बच्चों जो जंगलों का उत्पाद है जब उन्हें कम मिलता था या जब नहीं मिलता था या फिर पर्याप्त नहीं मिलता था तब। ठीक है, आगे देखते हैं बाजार एवं वाणिज्य, मतलब कि मार्केट एंड कॉमर्स। तो बच्चों जो वस्तुएं आसपास पैदा नहीं होती थी, जो उनके आसपास एरिया, उनके सराउंडिंग्स में उगती ही नहीं थी, नहीं पाई जाती थी, उन्हें आदिवासियों को उन्हें खरीदना पड़ता था। जो उनके आसपास वातावरण में उपलब्ध नहीं है, जिनको वो उगा नहीं सकते, उन्हें तो उन्हें खरीदना ही पड़ेगा। ठीक है, तो इसके लिए वे व्यापारियों और महाजनों पर आश्रित थे। जो व्यापारी होते हैं, महाजन होते हैं, उनके ऊपर डिपेंड करते थे। ठीक है, व्यापारी बेचने के लिए वस्तुएं लाते थे,
और उन्हें उच्च मूल्यों पर बेचते थे, बहुत हाई रेटेड पर, बहुत महंगे दामों पर बेचते थे जो स्थानीय लोग थे उनको। सूदखोर महाजन आदिवासियों को उच्च ब्याज दर पर क्या करते थे बच्चों, ऋण भी देते थे, और अगर वो एक बार ऋण के नीचे दब गए तो वो सालों साल उस ऋण का मूल तक चुकाने में तो सक्षम हो ही नहीं पाते थे। इस प्रकार व्यापार और वाणिज्य ने आदिवासियों को ऋण और गरीबी की ओर धकेल दिया, और इस तरीके से महंगे व्यापारियों द्वारा लाए गए महंगे व्यापार के कारण जो महंगा सामान था उसे उच्च दामों पर खरीदने के कारण, और सूदखोर महाजन थे उनसे ऋण लेने के कारण वो उनकी स्थिति खराब होती गई। वे गरीब से और गरीब होते गए और गरीबी में उनका जीवन यापन होने लगा। ठीक है। आदिवासियों पर ब्रिटिश शासन का प्रभाव, जो आदिवासी लोग थे उनके ऊपर जो ब्रिटिश शासन है उसका प्रभाव किस प्रकार था। सो इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल ऑन द ट्राइबल्स। तो बच्चों देखते हैं, भारत में ब्रिटिश शासन के विस्तार से आदिवासियों की अर्थव्यवस्था कमजोर हो गई। जो भारत में ब्रिटिश शासन आया तो क्या था, जो आदिवासी थी अर्थव्यवस्था जंगलों में डिपेंड रह करके अपना जीवन यापन करते थे, उनके संसाधनों का प्रयोग करते थे, उनका वो बहुत ज्यादा क्या हुए, डिस्टर्ब हुए, उनके ऊपर बहुत असर पड़ा। तो देखो अंग्रेजों ने नकदी फसलों के उत्पादन हेतु आदिवासियों से उनकी भूमि को छीन लिया। जो आदिवासी क्षेत्र के अंतर्गत जो भूमि आती थी नकदी फसलों जैसे कि नीम, जो नील की खेती हो गई, और अफीम वगैरह, चरस वगैरह की खेती हो गई, इनके लिए भूमि चाहिए थी, तो उन्होंने आदिवासियों की भूमि को जब्त करना शुरू कर दिया। भूमिहीन आदिवासियों को कम मजदूरी पर श्रम करने के लिए बाध्य किया जाता था। बहुत कम श्रमिक मिलने, बहुत ज्यादा कम पैसा मिलेगा, और उसी पर उनको काम करने के लिए, मजदूरी करने के लिए मजबूर किया जाता था। आइए देखें कि ये परिवर्तन क्या थे, क्या क्या चीजों में बदलाव हुए थे। देखते हैं, आदिवासियों को भूमिहीन बनाना। जब ब्रिटिश शासन आया तो आदिवासी क्या हो गए बच्चों, सबसे पहले भूमिहीन हो गए। सो मेकिंग ट्राइबल्स लैंडलेस। तो कैसे लैंडलेस बने बच्चों, आदिवासियों द्वारा कृषि की जाने वाली भूमि के बड़े भाग पर अंग्रेजों ने अपना अधिकार कर लिया। जो आदिवासियों द्वारा जो जिस पर कृषि होती थी उस भूमि के बहुत बड़े भाग पर अंग्रेजों ने क्या कर लिया, अपनी नकदी फसलें उगाने के लिए उस पर अधिकार यानी कि कब्जा कर लिया। भूमिहीन किसानों को उन्होंने क्या किया बच्चों, श्रमिक बना दिया, मजदूर बना दिया, और वे उन्हें नकदी फसलें उगाने के लिए विवश करते थे, मजबूर करते थे। इन आदिवासियों को बहुत कम पारिश्रमिक दिया जाता था। इस प्रकार जो आदिवासी सदियों से जिस भूमि पर कृषि करते थे वे अपनी ही भूमि पर मजदूरी का कार्य किया करते थे। तो बच्चों जो उनकी पुश्तैनी जमीन हुआ करती, जो उनके दादा परदादा, उनके पूर्वजों की जमीन थी, उन्हीं जमीन पर वो एक मजदूर बनकर काम करने के लिए विवश हो गए थे। आगे अगला है बच्चों, उच्च राजस्व की मांग। जो हायर रेवेन्यू डिमांड जो कि की जाती थी ब्रिटिशर्स के द्वारा, कुछ आदिवासी समूह इस शर्त पर अपने खेतों में खेती करते थे कि वे अंग्रेज सरकार को राजस्व देंगे, तभी उनको अपने खेतों पर खेती करने दी जाएगी। ये बहुत ही ज्यादा बच्चों शोषण किया जा रहा था यहाँ पर, जो आदिवासी लोग थे उनका ब्रिटिश सरकार द्वारा। ठीक है, यद्यपि यह राजस्व बहुत अधिक था, इसके एकत्र करने के नियम भी कठोर थे। जब कोई आदिवासी राजस्व राजस्व अदा नहीं कर पाता था तो उसकी भूमि छीन कर उसे क्या मजदूरी कराई जाती थी उससे। अगर उसने अपने ही जो खेत है उस पर कृषि करने के लिए उसे क्या करना होता था, उसे बच्चों बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती थी, और अपने ही जमीन पर खेती करने के लिए उसे कर चुकाना पड़ता था, और ये कर बच्चों बहुत ज्यादा होते थे, बहुत बड़े बड़े कर्ज का अमाउंट होता था। अगर उन्होंने कर्ज नहीं चुकाया तो उनको उनकी भूमि से वंचित कर दिया जाता, उनकी भूमि उनसे छीन ली जाती थी, अधिकृत की जाती थी। ठीक है बच्चों, ये भी बहुत क्रूरता थी उनके ऊपर। आगे आदिवासी मुखियाओं पर प्रभाव, क्या क्या प्रभाव पड़ा जो आदिवासी मुखिया थे उनके ऊपर, इन्फ्लुएंस ऑन ट्राइबल चीफ्स। तो बच्चों जो आदिवासी मुखिया थे उनके ऊपर प्रभाव जानते हैं हम। अंग्रेजों के आने से पहले से सॉरी अंग्रेजों के आने से पहले बहुत से क्षेत्र मुखिया की देखरेख में होते थे। वे अपने क्षेत्रों पर नियंत्रण रखते थे, लेकिन अंग्रेजी शासन के
नेतृत्व में क्या हुआ, आदिवासी मुखियाओं के कार्यों और स्थिति में अनेक परिवर्तन किए गए। कौन कौन से परिवर्तन किए गए? अब वे भी अपने क्षेत्र से राजस्व एकत्र करके ब्रिटिश सरकार को अदा करते थे। अपने क्षेत्र से क्या किया, कर इकट्ठा किया और ब्रिटिश राज्य को क्या करते थे, सरकार को कर जो है वो हैंड ओवर करते थे, अदा करते थे। ठीक है, और ब्रिटिश शासन के नियमों का पालन करते थे। जो उन्होंने कर लगाया, जितनी मात्रा में लगाया, जितने दिन का रेवेन्यू देना है, जो कुछ था वो उन सभी नियमों का वो क्या करते थे बच्चों, मुखियाओं को मजबूर होते थे वो उनका पालन करने के लिए। अब उनके भी पद व अधिकार छीन लिए गए थे। जो मुखिया थे, जो गांव के हेड थे, गांव की देख रेख करते थे, निर्णय लेते थे, उन सब के जो हक थे वो ब्रिटिश सरकार ने उन्हें भी छीन लिया। ठीक है बच्चों, आगे देखिए, जो घुमंतु काश्तकर घुमंतु काश्तकरों पर प्रभाव, जो बच्चों इम्पैक्ट है, इम्पैक्ट ऑन नोमैडिक कल्टीवेशन, उसके ऊपर भी क्या प्रभाव पड़ा, आइए देखते हैं। तो अंग्रेज उन आदिवासियों से भी परेशान थे जिनके अपने स्थायी घर नहीं थे। अंग्रेज चाहते थे कि वे भी स्थायी होकर खेतीहर श्रमिक बने, लेकिन वो कहते हैं वे घुमक्कड़ यानी कि झूम खेती करते थे। ठीक है, और वो उनको एक जगह पर स्थायी बना करके वहीं रहें, वहीं कृषि करें और उनसे अंग्रेजों को फायदा होगा, यह अंग्रेज चाहते थे। इसके अतिरिक्त अंग्रेज इस राज्य को भी राजस्व का साधन बनाना चाहते थे। मतलब जो घुमक्कड़ जो आदिवासी, उनको भी क्या, वो भी बन जाए उनकी आय का स्रोत, उनसे भी कर वसूली की जाए, ऐसा वह साधन उनको बनाना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने स्थायी भूमि की प्रणाली लागू की, जिसके अंतर्गत उन्होंने प्रत्येक व्यक्ति को एक निश्चित भूमि दी जिस पर वे स्वतंत्र रूप से कृषि कर सके और एक निश्चित राजस्व भी उस पर लागू कर दिया। तो क्या था बच्चों, उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो स्थायी भूमि है, स्थायी भूमि प्रणाली को लागू किया, जिसके अंदर उन्होंने प्रत्येक व्यक्ति को एक निश्चित भूमि दे दी, उसके अधिकार के अंतर्गत एक निश्चित भूमि दे दी जिस पर वो स्वतंत्र रूप से कृषि करेगा। ठीक है, और एक निश्चित राजस्व, उस पर कर भी लगा दिया कि ये तुम्हारी जमीन है, इस पर आप कृषि करोगे और इस जमीन पर, इतने जमीन पर आपको कृषि करने के लिए आपको ये वाला जो अमाउंट है, इतना अमाउंट कर के रूप में, राजस्व के रूप में ब्रिटिश सरकार को अदा करना पड़ेगा। ठीक है, खेतीहरों ने स्वयं को भूमि स्वामी घोषित कर दिया। जो कुछ खेतीहर थे जिनके पास थोड़ी जमीन ज्यादा थी, उन्होंने खुद को भूमि का स्वामी घोषित कर दिया था, और कुछ ने भूमि लेने से इनकार कर दिया। कुछ ने बोला हमें भूमि नहीं चाहिए, हम घुमक्कड़ जीवन ही करेंगे। लेकिन उत्तर पूर्व भारत के कुछ काश्तकार अपना पारंपरिक जीवन ही जीते रहे, और जो उत्तर भारत है उनके कुछ काश्तकार, कुछ कारीगर ऐसे थे जिन्होंने अपना वास्तविक जीवन नहीं छोड़ा। ठीक है, अपना पारंपरिक जीवन ही वे जीते रहे। आगे देखिए, वन कानूनों पर प्रभाव, इम्पैक्ट ऑन फॉरेस्ट लॉ, जो फॉरेस्ट लॉ है उन पर क्या असर पड़ा। ठीक है, जो वन कानून है बच्चों, उनके ऊपर जो ब्रिटिश सरकार थी उनका क्या प्रभाव था। इस अध्याय में हमने पढ़ा कि आदिवासियों का जीवन पूर्ण रूप से वनों से संबंधित था, लेकिन वन कानूनों के पश्चात आदिवासियों का जीवन परिवर्तित हो गया, पूरा बदल गया, क्योंकि उन पर कर लगा दिया गया, रोक लगा दी गई कि अगर आपको वन संपदा का इस्तेमाल करना है तो आपको इतना कर किसी न किसी रूप में अदा करना पड़ेगा। ठीक है, तो अंग्रेजों ने संपूर्ण वनों को अपने नियंत्रण में ले लिया और वनों को राज्य की संपत्ति घोषित कर दिया, और कहा कि ये जो वन है ये किसी समुदाय की, किसी भी व्यक्ति की जो व्यक्तिगत संपत्ति नहीं हो सकती है, पूरे राज्य की संपत्ति है। इन वनों में अब लोगों को स्वतंत्रता पूर्वक घूमना, खेती करना, फल एकत्र करना और शिकार करने की आज्ञा नहीं थी। तो मतलब क्या क्या चीजों से वहां पर वंचित हो गए, ना वहां पर शिकार कर सकते हैं, ना ही फल ले सकते हैं, पेड़ ले सकते हैं, लकड़ियां भी नहीं ले सकते हैं। ठीक है, और वहां पर इवन घूम तक नहीं सकते। इन सब चीजों पर रोक लगा दी है ब्रिटिश सरकार ने। ठीक है, ऐसी स्थिति में झूम काश्तकार किस प्रकार जीवित रहते। अब इस कंडीशन में बच्चों जो झूम काश्तकार है वो किस तरीके से जीवित रह सकते थे। बहुत से काश्तकारों को रोजगार व जीवन यापन के लिए अन्य क्षेत्रों में जाने के लिए विवश किया गया। काम की खोज में विवश होकर दूसरे क्षेत्रों में जाने वाले आदिवासियों की दशा तो और भी खराब हो गई। तो क्या हुआ बच्चों,
जो झूम काश्तकार थे, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह पर जो एक स्थानांतरित होते रहते थे, उनकी क्या हालत थी? तो बहुत से जो काश्तकार थे बच्चों, रोजगार और जीवन यापन के लिए अन्य क्षेत्रों में जाने के लिए क्या हो गए? मजबूर, यानी कि विवश हो गए। काम की खोज में विवश होकर के उन्होंने क्या किया बच्चों? दूसरे क्षेत्र में जाने वाले आदिवासियों की दशा तो और खराब हो जाने लगी। मतलब उनको क्या था कि जो काश्तकार थे बच्चों, काश्तकारों का अंदर क्या हुआ कि जो काश्तकार अपने जगह पर रह करके अपना काम करते थे, उन्हें मजबूर किया गया दूसरे क्षेत्रों में जाकर के अपना काम करने के लिए, मजदूरी करने के लिए उन्हें मजबूर किया गया। ठीक है बच्चों? और आदिवासियों की दशा तो और भी दिन ब दिन खराब ही होती चली गई। ठीक है? अब 19वीं शताब्दी के अंत में चाय के बागानों का आरंभ हुआ। कब यहाँ पर चाय के बागान कब से लगने शुरू हुए? 19वीं शताब्दी के अंत में। ठीक है? और कोयला खदान एक महत्वपूर्ण उद्योग बनी। बड़ी संख्या में असम के आदिवासियों को चाय के बागानों और झारखंड के आदिवासियों को कोयले की खान में रोजगार मिला। अब क्या था बच्चों, यहाँ पर हम जान पा रहे हैं कि जो बहुत से जो असम के लोग हैं उन्हें कोयले की खान में काम मिला। सॉरी, जो असम के जो आदिवासी थे, सॉरी हाँ, जो असम के आदिवासी लोग थे उनको चाय के बागानों में काम मिला, और झारखंड के जो आदिवासी थे बच्चों, उन्हें कोयले की खानों में क्या मिला? रोजगार मिला, जिससे वो अपनी जीवन यापन कर पाते थे। इन लोगों को ठेकेदार के अधीन भर्ती किया जाता था, जो इन्हें बहुत कम मजदूरी देते थे और इन्हें घर वापस भी नहीं लौटने देते थे। किसके? जो ठेकेदार होते थे, जो जमीन, जो लोगों को वहां पर काम करने के लिए लेके आते थे, वह उन्हें बहुत ज्यादा काम कराते थे और उनके लिए जो अर्निंग्स थी, जो उनकी आय थी, बहुत कम निश्चित करते थे और उनको अपने घर भी वापस लंबे लंबे समय तक या फिर कभी भी घर वापस नहीं जाने देते थे। ठीक है? देश के विभिन्न भागों में जनजातीय समूहों ने बदलते कानून, अपने व्यवहार पर लगी पाबंदियों, नए करों और व्यापारियों व महाजनों द्वारा दिए जा रहे शोषण के विरुद्ध बगावत कर दी। अब क्या था बच्चों? अब जैसे जैसे समय बीतता गया, अब उनके अंदर रोष भरता गया, व्यक्तियों के अंदर, जो समुदाय के लोग थे, आदिवासी लोग थे। ठीक है? अब उन्होंने क्या किया? जो जनजातीय समूह के बदलते नियम कानून हो गए, अपने व्यवहार पर जो उनको पाबंदी महसूस होती थी और जो नए नए कर उन पर थोपे जाते थे, उनकी आय से डबल डबल कर उन पर थोपे जाते थे, और महाजन जो जो महाजन लोग थे, उनके द्वारा जो करों के लिए जो शोषण किया जाता था, उनके विरुद्ध उनके अंदर इतना आक्रोश भर गया कि बच्चों वो विद्रोह पर उतर आए। सबसे बड़ा विद्रोह संथाल परगनों की ओर से संथाल विद्रोह था। सबसे बड़ा विद्रोह क्या था बच्चों? संथाली जो समुदाय था, उसका जो आदिवासी समुदाय संथाल था, उसका विद्रोह माना जाता है। ठीक है? अब संथाल परगनों की ओर से क्या किया उन्होंने? संथाल विद्रोह किया। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र भील परगने, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में कौन बच्चों? जो भील प्रजाति है वहां के लोग। बंगाल में कोल, जो बंगाल में कौन सी आदिवासी प्रणाली प्रजाति बच्चों? जो कोल थी। बिहार एवं ओडिशा में मुंडा द्वारा विद्रोह किया गया। बिहार में, ओडिशा में जो मुंडा प्रजाति है, आदिवासी जनजाति है, उनके द्वारा पुरजोर शक्ति लगा करके विरोध किया गया। ठीक है? आप यहाँ पर देख सकते हो बच्चों, ये कुछ ऐसी आदिवासी महिलाएं हैं जो चाय के बागानों में क्या कर रही हैं? काम कर रही हैं, अपनी आजीविका कमा रही हैं। ठीक है बच्चों? यहाँ देखिए, ये क्या है बच्चों? एक कोयले की खान है। इस कोयले की खान में लोगों के जीवन को जोखिम में डाल करके उन्हें वर्षों वर्षों तक, या कह लो बच्चों पूरे पूरे जीवन तक, यहाँ पर जबरन मजदूरी करवाया जाता था और ठेकेदार उन्हें बच्चों लेकर के आते थे बड़े बड़े समूहों में। अब बच्चों, विद्रोह तो किया, लेकिन उन विद्रोह के और कारण क्या थे बच्चों? आइए जानते हैं। तो विद्रोह के कारण, रीजंस फॉर द रिबेलियन, तो बच्चों 1793 ईस्वी में स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था लागू करने के बाद संथालों की न केवल भूमि छीन ली गई, बल्कि उन्हें राजस्व अदा करने के लिए बच्चों बहुत विवश किया गया। ठीक है? उनकी जमीन ही नहीं छीनी, जबकि संथालों की जमीन, केवल जमीन नहीं छीनी बच्चों, उनके साथ क्या किया? बड़े बड़े, बहुत बहुत भारी भारी अमाउंट के जो कर थे, उनको भरने के लिए भी विवश कर दिया गया। अधिकांश स्थानीय संथालों के मुखियाओं को उनकी भूमि से बेदखल कर दिया गया और अपने तरीके से संथाल क्षेत्रों को जमींदारों और भूस्वामियों को सौंप दिया गया। क्या किया गया बच्चों? विद्रोह क्यों किया? क्योंकि जमीन छीन ली गई,
और उनकी जमीन छीन करके, उनको खुद की जमीन से बेदखल करके अपने तरीके से जो संथाल क्षेत्र थे उनको जमींदारों और जो बड़े बड़े भूस्वामी थे उनको वह जमीन सौंप दी गई। इसके उनके सभी किसानों के अंदर और जो संथाल प्रजाति के, संथाल जनजाति के जो लोग हैं उनके अंदर आक्रोश भरता गया। आदिवासी समुदाय के जो धार्मिक सामाजिक जीवन में ईसाई धर्म प्रचारकों का हस्तक्षेप करना विद्रोह का अन्य कारण था। अब जो आदिवासी समुदाय थे, आदिवासी समुदाय के अंदर जो धार्मिक जीवन हो गया उनका, सामाजिक जीवन में ईसाई धर्म यानी कि जो क्रिश्चियनिटी थी, क्रिश्चियनिटी के धर्म प्रचारकों ने क्या किया, अपना हस्तक्षेप बहुत ज्यादा बढ़ा दिया और उनको जबरन कन्वर्ट होने के लिए कहा, क्रिश्चियन बनाते गए। ठीक है, अब ये क्या था बच्चों, एक अन्य कारण था विद्रोह का, उनके ऊपर जबरन धर्म परिवर्तन करवाया जा रहा था। अब 1855 ईस्वी में होने वाले संथाल विद्रोह के ये सभी कारण थे, मतलब ये सभी बहुत महत्वपूर्ण कारण थे। उन पर कर लगाना, उनकी जमीनें छीनना, उन्हें मजदूरी करने के लिए विवश करना, जंगलों में रोक लगाना, ठीक है, और उनका धर्म परिवर्तन करना, ये सब क्या थे, मेजर रीजंस थे, विद्रोह के कारण थे। विद्रोह की घटनाएं, नाउ इंसिडेंट्स ऑफ रिबेलियन। तो जो बच्चों विद्रोह की क्या घटनाएं थे, आइए देखते हैं। इतिहास में संथाल विद्रोह की घटना का आरंभ 1780 ईस्वी से हुआ था, जब बाबा तिलखा मजाही ने अंग्रेजों के विरुद्ध अपने हाथ उठाए थे। किन्होंने बच्चों, उनका नाम क्या था, बाबा तिलखा मजाही। ठीक है, अब इतिहास में जो संथाली विद्रोह था वो बच्चों 1780 ईस्वी से शुरू माना जाता है। संथाल हुल भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के इतिहास में एक प्रबल युद्ध था, संथाल हुल जिसको कहा जाता है। इस समय इस युद्ध में बहुत से लोगों ने अपना जीवन गंवाया, वीर गति को प्राप्त हो गए। संथाल हुल जो कि बच्चों 1855 से 1857 तक चला, का नेतृत्व 4 भाइयों ने किया। कौन कौन थे बच्चों वो 4 भाई, सिंधु, कन्हू, चांद और भैरव। इन चारों ने क्या किया बच्चों, संथाल हुल का नेतृत्व किया। 30 जून 1855 को बहुत बड़ी संख्या में संथाल परगने गांव के भगननीही मैदान में एकत्रित हो गए। ठीक है, बहुत बड़ी संख्या में संथाल लोग, ठीक है, संथाल परगने, संथाल समुदाय के जो गांव के जो भगननीही मैदान में क्या हुए, लोग इकट्ठे हुए। इस जन समूह का नेतृत्व सिद्धू मरमू और कन्हू मरमू ने किया। सिद्धू मरमू और कन्हू मरमू ने किया था। वे अपने अंतिम समय तक स्वतंत्रता के लिए लड़ते रहे, अपनी आजादी के लिए संघर्ष करते रहे। भारत के विभिन्न क्षेत्रों में अंग्रेजों व उसके प्रतिनिधियों के विरुद्ध विद्रोहियों की श्रृंखला हुई। तो क्या हुआ बच्चों, अलग अलग क्षेत्रों में भारत के अंग्रेजों के खिलाफ जो विद्रोह थे, उनके प्रतिनिधियों के विरुद्ध जो अंग्रेजी शासन था, अंग्रेजी शासन के जो प्रतिनिधि थे, उनके समक्ष लगातार फिर विद्रोह आते रहे, उनको विद्रोहों का सामना करते रहना पड़ा, क्योंकि इस समय तक जो आदिवासी समुदाय था बहुत ज्यादा विचलित हो चुका था। आरंभ में संथालों का लाभ हुआ। शुरू में तो क्या हुआ, संथालों को प्रॉफिट हुआ, उनके विद्रोह सफल रहा। उन्होंने संथाल परगनों का बहुत बड़ा भाग मुक्त कराया, आजाद करवा लिया ब्रिटिश के चंगुल से, लेकिन वे अपनी विजय को लंबे समय तक कायम नहीं रख सके। फिर से क्या होता है, अंग्रेजी फौज ने इस विद्रोह का दमन कर दिया, उनको कुचल दिया, हरा दिया बच्चों। इस विद्रोह में लगभग 15,000 से 20,000 संथाल जो है मौत के घाट उतार दिए गए, मार दिए गए, वीर गति को बच्चों लड़ते लड़ते प्राप्त हुए। सिद्धू और कान्हू को भी पकड़कर मार डाला गया, उनको भी मौत के घाट उतार दिया गया। आगे देखिए, मुंडा विद्रोह, जिसको हम मुंडा रिबेलियन कहते हैं। तो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में मुंडा विद्रोह का भी एक महत्वपूर्ण स्थान है। इस विद्रोह को उलगुन के नाम से जाना जाता है। जो मुंडा विद्रोह है उसको क्या कहते हैं बच्चों, इसे उलगुन नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब जिसका नेतृत्व बिरसा मुंडा ने किया था। बिरसा मुंडा कौन थे बच्चों, ये बच्चों बहुत बड़े नेतृत्व, इन्होंने जो मुंडा समुदाय के बहुत बड़े नेता थे, जिन्होंने अपने स्वतंत्रता संग्राम में क्या किया बच्चों, पुरजोर विरोध किया अंग्रेजी शासन का, और उन्होंने झारखंड से अपनी सेना का नेतृत्व किया। ठीक है, यह विद्रोह 1899 से लेकर के 1900 ईस्वी में दक्षिण के रांची में हुआ।
कब हुआ बच्चों ये विद्रोह और कब तक चला? तो ये विद्रोह बच्चों 1899 से लेकर के 19वीं ईस्वी में दक्षिण के जो रांची भाग है, ठीक है, रांची में हुआ। इसका मुख्य उद्देश्य अपने राज्यों से अंग्रेजों को भगाकर वहां पर मुंडा शासन स्थापित करना था, यानी कि मुंडाओं का शासन स्थापित हो सके, उनका लक्ष्य ये था, अंग्रेज शासन को वह उखाड़ फेंके। उसने उन जमींदारों व सूदखोरों से भी पीछा छुड़ाने का प्रयास किया जो उन्हें सताते रहे। अब उन्होंने क्या किया, इस बीच अंग्रेजों के खिलाफ तो लड़ाई लड़ी, लेकिन जो सूदखोर थे, लालची व्यापारी थे, उनसे भी अपना पीछा छुड़ाने के लिए संघर्ष किया। छोटा नागपुर क्षेत्र में बिरसा मुंडा ने इस आंदोलन को संबद्ध किया। उसने गुप्त सभाओं द्वारा लोगों को अन्याय न सहने के लिए प्रेरित किया। छोटा नागपुर में बिरसा मुंडा ने क्या किया, इस आंदोलन को संबद्ध किया और गुप्त सभाएं की, जिसमें कि उन्होंने लोगों को प्रेरित किया कि वह अपने ऊपर हो रहे अत्याचारों को बिल्कुल भी सहन ना करें। इस उपदेश से उन सभी क्षेत्रों में हिंसा भड़क उठी और उसके समर्थकों ने अंग्रेजी ठिकानों, पुलिस थानों और धार्मिक स्थलों पर आक्रमण कर दिया। किसने बच्चों? इस उपदेश जिसे उन्होंने उनको लोगों को बिरसा मुंडा ने क्या किया, गुप्त सभाओं के द्वारा बहुत ज्यादा प्रोत्साहित किया, उनको जागरूक किया, उन्हें कहा, प्रेरित किया कि अपने ऊपर हो रहे अत्याचारों को बिल्कुल भी नहीं सहना है। तो क्या हुआ, इससे भीड़ पर बहुत ज्यादा असर पड़ा और बहुत सारे क्षेत्रों में हिंसा भड़क उठी और उसके समर्थकों ने अंग्रेजी ठिकाने हो गए, पुलिस थाने हो गए, धार्मिक स्थलों पर क्या कर दिया बच्चों, आक्रमण कर दिया। पूरे जो बिरसा मुंडा की जो टीम थी उन्होंने। यद्यपि बिरसा की मृत्यु के बाद इस विद्रोह का भी दमन हो गया था। विद्रोह के बाद सरकार ने 1908 ईस्वी में क्या किया बच्चों, आदिवासी जन समुदाय को छोटे छोटे भागों में बांट दिया। बिरसा मुंडा की मृत्यु हो गई, जिससे आंदोलन भी खत्म हो गया। अब 1908 में क्या हुआ, 1908 में हुआ बच्चों ये कि आदिवासी जो जन समुदाय उसको छोटे छोटे भागों में विभाजित कर दिया था सरकार ने। आगे देखिए, बिरसा मुंडा यानी कि बच्चों बिरसा का जन्म 1870 दशक के बीच में हुआ। उनके पिता एक निर्धन व्यक्ति थे। बिरसा का बचपन भेड़ बकरियां चराते, बंसुरी बजाते और स्थानीय अखाड़ों में नाचते गाते व्यतीत हुआ। इस तरीके से उनका बचपन बहुत खूबसूरत था। उनकी परवरिश खास तौर पर बोहोंडा के आसपास के जंगलों में हुई थी। बोहोंडा के आसपास का जंगल का एरिया था, वहीं पर उनका बचपन भी था, वहीं पर उनका क्या हुआ बच्चों, उनका लालन पालन हुआ था। गरीबी से लाचार बिरसा के पिता को काम ढूंढने के लिए इधर उधर भटकना पड़ता था, क्योंकि बच्चों बहुत गरीब परिवार से थे। लड़कपन में ही बिरसा ने लड़कपन में ही बिरसा ने अतीत में हुए मुंडा विद्रोहों की कहानियां सुन रखी थी। बचपन से ही उन्होंने जो मुंडा विद्रोह थे उनकी कहानियां उनके जहन में बैठी हुई थी। उन्होंने कई बार समुदाय के सरदारों यानी कि मुखियाओं को विद्रोह का आह्वान करते देखा था कि किस तरीके से विद्रोह किया था, उनके दिमाग में छपी हुई थी, उन्होंने बचपन से देखा था। बिरसा के समुदाय के लोग ऐसे स्वर्ण युग की बात किया करते थे जब मुंडा लोग दिकुओं के उत्पीड़न से पूर्ण रूप से स्वतंत्र थे। मतलब पहले के समय में जब उनके ऊपर कोई नियंत्रण नहीं था, वह पूर्णतः स्वतंत्र थे और अपनी मर्जी के मालिक थे। ठीक है, अब सरदारों का विचार था कि एक बार फिर उनके समुदाय के परंपरागत अधिकार क्या हो जाए बच्चों, बहाल हो जाएंगे। उनके अंदर ऐसी क्या थी, उम्मीद थी। वे स्वयं को क्षेत्र के मूल निवासियों का वंशज मानते थे तथा अपनी जमीन की लड़ाई, देश की लड़ाई लड़ रहे थे। अपनी जमीन के लिए, ठीक है, देश के लिए लड़ाई वह लड़ रहे थे। लोगों को अपना साम्राज्य वापस पाने के लिए प्रोत्साहित करते थे और लोग खुद भी लड़ते थे वे, और लोगों को अपना साम्राज्य जो पहले था गोल्डन साम्राज्य, उसको सुनहरा साम्राज्य वापस पाने के लिए लोगों को क्या करते थे बच्चों, प्रोत्साहित करते थे, उनको प्रेरित करते रहते थे। आगे बिरसा ने स्थानीय मिशनरी स्कूल में जाना शुरू किया, जहां उन्हें मिशनरियों के उपदेश सुनने का अवसर प्राप्त हुआ। वहां भी उन्होंने यही सुना कि मुंडा समुदाय स्वर्ग का साम्राज्य प्राप्त कर सकता है तथा अपने खोए हुए अधिकार पा सकता है यदि वे अच्छे ईसाई बन जाएं तथा अपनी खराब आदतें छोड़ दे, तो ऐसा संभव है। अब मिशनरी स्कूल में उन्हें क्या समझाया जाता था बच्चों कि जो मुंडा संप्रदाय है वह फिर से अपनी जो
पुरानी आभा है, जो पुरानी उनकी जो साम्राज्य है उसको प्राप्त कर सकता है। यदि वो क्या बन जाए, ईसाई बन जाए और अपनी बुरी आदतें जो भी उसके अंदर है वह सब छोड़ दे, तो फिर से वो दोबारा अपने साम्राज्य को प्राप्त कर सकते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं बच्चों इस चित्र में, यह चित्र है महान क्रांतिकारी बिरसा मुंडा का चित्र है, ठीक है। तो बच्चों आइए देखते हैं, बाद में बिरसा ने एक प्रसिद्ध वैष्णव धर्म प्रचारक के साथ भी कुछ समय व्यतीत किया। किसके साथ? जो जो वैष्णव धर्म के जो प्रचारक थे उनके साथ। उन्होंने जनेऊ धारण किया तथा शुद्धता व दया को अधिक महत्व देते थे। जिनके साथ उन्होंने समय व्यतीत किया, जो वैष्णव सुधारक थे बच्चों, वो क्या थे बच्चों? शाकाहारी थे और शुद्धता से जनेऊ धारण करते थे और शुद्धता को अधिक ज्यादा महत्व देते थे। अपनी किशोरावस्था में बिरसा जिन विचारों के संपर्क में आए, जो अपनी उनकी जो युवा अवस्था थी, यंगनेस थी, यंग एज थी, उनके अंदर जो जो विचार उस एज में आए, उनसे वे बहुत घनिष्ठ रूप से प्रभावित हुए। वो घर कर गया उनके दिमाग में, बहुत ज्यादा वो उस चीज से प्रभावित हुए। बिरसा का आंदोलन आदिवासी समाज को सुधारने के लिए था। आदिवासी समाज में सुधार ला सके, इसलिए बिरसा मुंडा का क्या था बच्चों? इसलिए बच्चों जो बिरसा मुंडा थे, बिरसा मुंडा का क्या था? आंदोलन शुरू हुआ था, उनका विद्रोह शुरू हो रखा था, ठीक है। उन्होंने मुंडाओं से आह्वान किया कि वे गांवों को साफ रखें, शराब पीना छोड़ दें और डायन व जादू टोने में विश्वास ना करें। अब आदिवासी समुदाय को उन्होंने क्या उपदेश दिया, अपना क्या चीजें कही? उन्होंने बोला कि गांव वालों अपने गांवों को साफ रखे, शराब ना पिए, डायन हो गई, जादू टोना हो गया, इन सब की जो अंधविश्वास है इनसे बाहर निकले, इन पर विश्वास ना करें। यहाँ यह बात ध्यान देने योग्य है कि बिरसा ने मिशनरियों और हिंदू जमींदारों को भी निरंतर विद्रोह किया। अब क्या किया इसके साथ साथ? जो हिंदू जो मिशनरी थे, हिंदू जमींदार थे, उनका भी पुरजोर विरोध किया, क्योंकि ये भी बच्चों कहीं ना कहीं शोषण ही करते थे। उनका मानना था कि वे बाहर के थे जो मुंडा जीवन शैली को नष्ट कर रहे थे। और उन्होंने क्या कहा कि जो बाहर के लोग ही थे ये लोग, जो मुंडा जीवन शैली को नष्ट कर रहे थे। सन 1895 में सन 1895 में बिरसा ने अपने अनुयायियों से आह्वान किया कि वे अपने गौरवपूर्ण अतीत को पुनर्जीवित करने के लिए संकल्प ले। अपने जो गौरव, जो उनका पहला जो स्वर्ण युग था अपने मुंडा समुदाय का, वह उसको वापस ले आए, ठीक है। वे अतीत के एक ऐसे स्वर्ण युग अर्थात सतयुग के विषय में बात करते थे जब मुंडा लोग अच्छा जीवन व्यतीत करते थे। उनके जो समुदाय था मुंडा समुदाय, वह उस जीवन शैली की, उस जीवन काल की बात करता था बच्चों, यानी कि सतयुग की बात करता था, जब उनका जीवन क्या था बच्चों? बहुत अच्छा था। उनके पास सभी संसाधन थे और उनके पास बच्चों अधिक मात्रा में धन भी हुआ करता था। तटबंध बनाते थे, कुदरती झरनों को नियंत्रित करते थे, पेड़ और बाग लगाते थे तथा पेट पालने के लिए खेती करते थे। उस काल्पनिक युग में मुंडा अपने बिरादरों और रिश्तेदारों के साथ लड़ाई झगड़ा या खून खराबा नहीं करते थे, ठीक है। वे ईमानदारी से जीते थे। बिरसा चाहते थे कि ये लोग एक बार फिर अपनी जमीन पर खेती करें, एक साथ टिककर रहे तथा अपने खेतों में काम करें। उस समय क्या था बच्चों? जब इनके ऊपर ब्रिटिश शासन का अधिकार नहीं था, तो बच्चों की नदियां स्वस्थ थी, झरने स्वस्थ थे, उनपे स्वतंत्र रूप से ये मछली पालन करते थे, घूमते थे, बाग बगीचे लगाते थे, फल लगाते थे, अपने जीवन यापन के लिए खेती करते थे और अपने नाते रिश्तेदारों के साथ झगड़ते नहीं थे, उनके साथ प्यार से रहते थे, विश्वास से रहते थे। झगड़ा नहीं होता था, खून खराबा भी नहीं होता था, ठीक है। ईमानदारी के साथ जीवन जीते थे, ठीक है। अब वो फिर से चाहते हैं कि एक बार फिर से वह अपनी जमीन पर खेती करे और फिर से पहले की तरह टिक करके अपने खेतों के साथ, अपने प्रियजनों के साथ फिर से जीवन व्यतीत करें, ठीक है। अंग्रेजों को बिरसा आंदोलन के राजनीतिक उद्देश्यों से बहुत आपत्ति थी। जो अंग्रेजों को क्या थी? जो बिरसा का आंदोलन था उनसे आपत्ति थी, खास तौर से राजनीतिक उद्देश्य जो उसके थे ना बिरसा मुंडा के, उनसे अंग्रेजी अफसर थे, जो अंग्रेजी साम्राज्य था, उनको बहुत ज्यादा मतलब परेशानियां होती थी, मतलब उनको बिल्कुल भी सुहाता नहीं था। इस आंदोलन का उद्देश्य मिशनरियों, महाजनों, हिंदू भूस्वामियों तथा सरकार को बाहर निकालकर बिरसा के नेतृत्व में मुंडा राज स्थापित करना था। अब इस आंदोलनों का क्या मुख्य उद्देश्य था? इसका उद्देश्य था बच्चों, जो मिशनरी हो गए, महाजन हो गए, हिंदू भूस्वामी हो गए, ठीक है, और
इन सभी को सरकार, इन सभी की जो सरकार है, इनके सब जो पकड़ है, पैठ है, जो इन्होंने लोगों पर कब्जा किया, उनकी संपत्तियों पर कब्जा किया है, उनसे बाहर निकल करके बिरसा के नेतृत्व में मुंडा राज फिर से स्थापित करना था। यही इनका लक्ष्य था। यह आंदोलन इन्हीं शक्तियों को मुंडाओं की सारी परेशानियों और कष्टों का स्रोत समझता था। जो ये महाजन थे, हिंदू भूस्वामी थे, मिशनरी थे, इन्हीं सभी को, इन सभी जो मुंडा समुदाय, उनकी परेशानियों का, कष्ट का कारण समझा जाता था। अंग्रेजों की भूमि नीतियां उनकी परंपरागत भूमि व्यवस्था का विनाश कर रही थी। जो अंग्रेजों की जो भूनीतियां थी, उनकी जो परंपरागत संपदा थी, भूमि थी, उनका सर्वनाश करती जा रही थी। हिंदू भूस्वामी और महाजन उनकी जमीन पर कब्जा करते जा रहे थे तथा मिशनरी उनकी परंपरागत संस्कृति की आलोचना करते थे। जो हिंदू भूस्वामी थे और महाजन, उनकी जो स्थानीय आदिवासी लोग हैं, उनकी जमीनों पर, जनजाति लोग हैं, उनकी जमीनों पर कब्जा किए जा रहे थे। ठीक है, मिशनरी उनकी परंपरागत संस्कृति को नष्ट कर रहे थे। उनको मिशनरी कहते थे कि उनको ईसाई धर्म अपना लेना चाहिए। ठीक है, आंदोलन फैलने पर अंग्रेजों ने कठोर कार्यवाही करने का निर्णय किया। जैसे आंदोलन और फैलता गया तो अंग्रेजों की कार्यवाही भी क्या होती गई बच्चों, कठोर होती गई। ठीक है, बेरहमी आती गई। उन्होंने सन 1895 बिरसा को गिरफ्तार किया। अब कब गिरफ्तार हो गए बच्चों? 1895 बिरसा को गिरफ्तार कर लिया गया ब्रिटिश अफसरों ने तथा दंगे फसाद के आरोप में 2 वर्ष की सजा सुनाई गई, जेल में डाल दिया गया। इसके बाद क्या है बच्चों? सन 1897 में जेल से लौटने के बाद बिरसा समर्थन जुटाते हुए जब उन्होंने 2 साल की जेल काटी, जेल से जब वो वापस उठे 1897 में, फिर क्या किया बच्चों? उन्होंने विभिन्न गांवों में जाने लगे, अलग अलग गांवों में जाने लगे। उन्होंने लोगों को उकसाना शुरू किया। उकसाने के लिए परंपरागत प्रतीकों और भाषा का प्रयोग किया। जो उनकी लोकल लैंग्वेज थी बच्चों, उसका, उस जरिए का प्रयोग किया जिससे कि वो प्रेरित हो, उत्साहित और अपनी आजादी के लिए आवाज उठाएं। वे आवाहन करते रहे थे कि वे आवाहन कर रहे थे कि उनके नेतृत्व में साम्राज्य की स्थापना के लिए रावणों, जिसमें दीकू और यूरोपियों, इन दोनों का ही क्या विनाश कर दे। तो इन्हीं को क्या बच्चों उन्होंने रावण कहा। ठीक है, यूरोपियों को और दीकू को। ठीक है, बिरसा के अनुयायी दीकू और यूरोपीय सत्ता के प्रतीकों पर निशाना साधने लगे। अब क्या था? बिरसा के जो अनुयायी थे वो दीकू पर और यूरोपीय सत्ता थी उसके ऊपर अपना निशाना साधने लगे। उन्होंने थाने और जो चर्च थे, चर्चों पर आक्रमण किए तथा महाजनों व जमींदारों की संपत्तियों पर धावा बोल दिया, उन पर आक्रमण बोल दिया। सफेद झंडा बिरसा राज का प्रतीक था। जो व्हाइट सफेद झंडा था वो क्या था? बिरसा राज था, उसका निशान था, यानी कि उसका प्रतीक था। ठीक है, सन 1900 में बिरसा का हैजे के कारण निधन हो गया। कब उनकी डेथ हो गई बच्चों? 1900 में बिरसा का हैजे के कारण क्या हुआ? उनकी डेथ हो गई तथा आंदोलन ठंडा पड़ गया। यह आंदोलन 2 मायनों में महत्वपूर्ण था। पहला, इसने औपनिवेशिक शासन को ऐसे कानून लागू करने के लिए विवश कर दिया। पहला कारण क्या था बच्चों? इसने औपनिवेश सरकार को ऐसे कानून लागू करने के लिए विवश कर दिया गया जिनके माध्यम से दीकू लोग आदिवासियों को की जमीन पर आसानी से नियंत्रण ना कर सके। तो क्या हुआ बच्चों? जब बिरसा की जब डेथ हो गई 1900 में, तो ये आंदोलन ठंडा तो हो ही गया। अब 2 आंदोलनों में महत्वपूर्ण था ये, 2 मायनों में। कौन सा? पहला क्या था? इसने औपनिवेश सरकार को क्या कर दिया? बहुत ज्यादा प्रेशराइज कर दिया कि और ऐसे कानून लाने के लिए, लागू करने के लिए विवश कर दिया जिसके माध्यम दीकू लोग, यानी कि जो शोषण करने वाले समुदाय थे, आदिवासियों की जमीन पर आसानी से काबू ना कर सके, उन पर नियंत्रण करना थोड़ा चैलेंजिंग हो सके। ठीक है, और दूसरा क्या था? इसने एक बार फिर से दिखा दिया कि अन्याय का विरोध करने और औपनिवेशिक शासन के खिलाफ अपने क्रोध को प्रदर्शित करने में आदिवासी सक्षम है, पूरे बलवान है। वे अपनी स्वतंत्रता के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए आवाज उठा सकते हैं। इसका परिचय उन्होंने दिया। ठीक है, कुछ अन्य आदिवासी विद्रोह, सम अदर ट्राइबल रिबेलियन। तो बच्चों, असम में क्या है? असम के कामरूप और दरंग जिलों के किसानों ने उच्च राजस्व के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। क्या किया बच्चों? असम के जो कामरूप थे और दरंग जिलों में,
दरंग जिलों के जो किसान थे, जैसे उनके उनसे ही बच्चों उच्च मात्रा में राजस्व यानी कि कर वसूल किया जाता था। उसके कारण उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन कर दिया यानी कि विद्रोह कर दिया और अंग्रेजों ने इस आंदोलन को सख्ती से दबा दिया, दमन कर दिया ब्रूटली। उसके बाद असम के बाद मणिपुर में क्या हुआ? राज्यों के शाही परिवारों में हस्तक्षेप का लाभ उठा करके अंग्रेजों ने मणिपुर के प्रशासन में भी हस्तक्षेप करना आरंभ कर दिया। जो मणिपुर में जो शाही परिवार थे, शाही परिवारों में हस्तक्षेप, उसका लाभ उठाते हुए उन्होंने क्या किया बच्चों? मणिपुर के प्रशासन में पहले शाही परिवार में अपना हस्तक्षेप किया अंग्रेजों ने, फिर क्या किया बच्चों? मणिपुर के प्रशासन में भी अपना हस्तक्षेप बढ़ा दिया। अब मणिपुर का अंग्रेजों के विरुद्ध बीर टिकेंद्र जीत के नेतृत्व में किया गया। अब क्या था बच्चों की जो मणिपुर ने जो अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया, उसमें किसके नेतृत्व में किया बच्चों? बीर टिकेंद्र जीत के नेतृत्व में क्या किया? अंग्रेजों के अगेंस्ट उन्होंने विद्रोह किया। यद्यपि टिकेंद्र जीत व उनके सहयोगियों की गिरफ्तारी के बाद इस विद्रोह का क्या हो गया बच्चों? दमन कर दिया गया। जब वो गिरफ्तार हो गए तो उनका ये विद्रोह भी खत्म हो गया और टिकेंद्र जीत को फांसी पर लटका दिया गया, उनको मौत के घाट उतार दिया गया। इसके बाद मणिपुर के बाद बच्चों अब देखिए मेघालय पर कैसे। तो मेघालय के लोगों ने अंग्रेजों के विरुद्ध उच्च करों के कारण विद्रोह किया। अब मेघालय के लोगों ने अंग्रेजों के विरुद्ध किस लिए वो विद्रोह किया? क्योंकि उन पर ऐसे ऐसे कर लगाए गए थे बच्चों, जिनसे उनका जीवन यापन करना, रोजी रोटी खाना भी बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया था। अब वर्ष 1860 के अंत में लोगों पर गृह कर लागू किया गया। क्या कौन सा कर लागू किया गया बच्चों? जो गृह कर होता है, घरों के ऊपर भी कर लगा दिया गया बच्चों। तो आयकर उन पर पहले से ही लागू था, आयकर तो पहले से था, अब गृह कर भी हो गया। देखो इन दोनों कारणों से लोग अंग्रेजों के विरुद्ध खड़े हो गए। इस विद्रोह का नेतृत्व यूं की अंग नोन गेब ने किया। किसने किया? यहाँ पर जो मेघालय का नेतृत्व था, उसका विद्रोह का नेतृत्व किसने किया बच्चों? तो नेतृत्व किया यूकी अंग नोन गोब ने किया। ठीक है, ये क्या थे बच्चों? नेता थे। ठीक है, लेकिन अंग्रेजों ने लोगों के बीच आतंक फैलाने के जुर्म में इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया कि तुमने क्या कर रहे, तुम लोगों के बीच में आतंक, डर का माहौल फैला रहे हो, और उन्हें बच्चों गिरफ्तार कर लिया। सन 1874 में भागीरथ पनजी के प्रसिद्ध विचार एक ईश्वर के नेतृत्व में खेवार और सपा आंदोलन सामने आए। इन आंदोलनों का मुख्य ध्येय सामाजिक सुधार करना था। ये भी अंग्रेजों की नीति के विरुद्ध थे। जो सन 1874 में जो भागीरथी पनजी के प्रसिद्ध विचार थे, जिनका विचार क्या था कि ईश्वर एक है, सबका मालिक एक है, उनके नेतृत्व में खेवार और सपा, ये दोनों आंदोलन सामने निकल करके आए। इन आंदोलनों का क्या बच्चों? मुख्य उद्देश्य, क्यों ये आंदोलन हुए थे? ये इसलिए आंदोलन हुए थे कि सामाजिक सुधार करना अत्यंत आवश्यक हो गया था। ये भी अंग्रेजों की नीतियों के विरुद्ध थे। इन्हें भी अंग्रेजों की नीतियां रास नहीं आ रही थी, क्योंकि अंग्रेजों की नीतियां इनका भी शोषण कर रही थी। तो बच्चों आइए पाठ के बाद कुछ बिंदुओं को दोहरा लेते हैं। तो आदिवासी जनजाति छोटी छोटी झोपड़ियों के समूहों में रहते थे और इन्हें अपने समुदाय की अच्छी समझ थी। आदिवासी समाज ब्राह्मणों द्वारा बनाए गए नियमों को नहीं मानता था। आदिवासी समुदाय क्या करते थे बच्चों? अपने द्वारा बनाए गए नियम कानूनों को ही मानते थे और अपनी संस्कृति को ही फॉलो करते थे। घुमंतु किसान मुख्यतः पूर्वोत्तर और मध्य भारत की पर्वतीय व जंगली पट्टियों में निवास करते थे। जो पूर्वोत्तर और मध्य भारत की जो पर्वतीय जो तलहटी है, वहीं पर बच्चों के घुमंतु किसान मुख्यतः रहते थे। तो व्यापारी बेचने के लिए वस्तुएं लाते थे, मतलब कम मात्रा में, कम पैसों में वस्तु खरीदी और महंगी रेट पर जो है उसको बेच दिया गया। ऐसे काम करते थे व्यापारी, उन्हें उच्च मूल्यों पर बेचते थे। ठीक है, भूमिहीन किसानों को अंग्रेजों ने श्रमिक बना दिया और वे उन्हें नकदी फसलें उगाने के लिए मजबूर करते रहे। जैसे अफीम की फसलें हो गई बच्चों, नील की फसलें हो गई बच्चों, ये सब फसलें उगाने के लिए उनको मजबूर किया जाने लगा और मजदूरी करने के लिए भी मजबूर किया गया। अंग्रेजों ने संपूर्ण वनों को अपने नियंत्रण में ले लिया और वनों को राज्य की संपत्ति घोषित कर दिया। उन्होंने जो स्थानीय क्षेत्र के जो लोग थे, उनका अधिकार हुआ करता था वनों पर, उनसे वह अधिकार छीन करके उन्होंने कह दिया अंग्रेजों ने कि यह क्या है, यह राज्य की संपत्ति है, किसी व्यक्तिगत या समुदाय की संपत्ति नहीं हो सकती है।
भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में मुंडा विद्रोह का भी एक महत्वपूर्ण स्थान है। जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के जो हिस्ट्री है, इतिहास जो चला आ रहा है, उसमें मुंडा विद्रोह का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है भारत के आजादी वाले आंदोलनों में। अब अपनी किशोर अवस्था में बिरसा जिन विचारकों के संपर्क में आए, उनसे वे बहुत घनिष्ठ रूप से प्रभावित हुए। जो उनकी किशोर अवस्था, जो उनके विचार, विद्रोहियों के विचार उनके दिमाग में जो भी आते गए, जो भी उनको सीख मिलती गई, अब उनके जो असर था, उन विचारकों का असर, उनके संपर्क में आते ही उनका असर और ज्यादा बढ़ने लगा। ठीक है, और वो बहुत ज्यादा घनिष्ठ रूप से उनसे प्रभावित हो गए। अंग्रेजों को बिरसा आंदोलन के राजनीतिक उद्देश्यों से बहुत आपत्ति थी, जो क्योंकि जो बिरसा आंदोलन था, उसने बिरसा मुंडा, सॉरी, जो मुंडा समुदाय है उसके लिए बहुत सारे अधिकार थे, और उस अधिकारों को मतलब उन्होंने इस तरीके से प्रयोग करना चाहते थे जिससे कि उनके जो भूमि है, उनके जीवन, उनके जो लाइफस्टाइल है बच्चों, उस पर बहुत ज्यादा हानि ना पहुंचे। और इस चीज से बच्चों, जो अंग्रेज लोग थे, अंग्रेजी अफसर थे, अंग्रेजी सरकार थी, उनको बहुत ज्यादा आपत्ति थी। तो बच्चों, ये था हमारा आज का पाठ। उम्मीद करती हूँ आप सभी को यह पाठ बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो बच्चों, अब मैं आपसे अगले कक्षा में मिलती हूँ। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, खुश रहिए। धन्यवाद।